हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। और हम बात कर रहे थे मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर एक ऐसी एम्पायर है जिसका एरिया अगर हम देखें तो उससे बड़ी एम्पायर शायद ही हम कभी देखें। जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह का स्टेट कंट्रोल है, जो कि ये भी डिफाइन कर रही है कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट है ना, सोशल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, प्लस इस तरीके का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेगुलेशन जो कि ऐसी सरकार जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, इकोनॉमी में खुद प्रवेश करे, राइट, और इकोनॉमी को कंट्रोल भी करे, ऐसी सरकार शायद ही हम इसके बाद कहीं देखेंगे, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, राइट। एंड जो है बात आगे बढ़ाते बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चैप्टर 15 है, हम हैं समग्र बैच में, पढ़ाई कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के द्वारा। चलिए तो जो है बात आगे बढ़ाते हैं, हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन रूल की। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, थोड़ा सा वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई 500 के आसपास, राइट है ना, रफली एट 500 हम लोगों ने स्विच किया था अर्बनाइजेशन में। इसके पहले हमने बात करी थी कि वैदिक एरा था, राइट है ना, तो ट्रांजिशन भी हो गया और फिर शुरू हुआ अर्बनाइजेशन। हमने बात करी महाजनपदास, राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ नंदास, ये सारा डिस्कशन हमने किया था। एंड रफली अराउंड 325 हम लोगों ने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जिसमें हम लोगों ने कहानी शुरू करी चंद्रगुप्त मौर्य से, राइट। इनिशियल फेज अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, एंड उनके बाद उनके बेटे बिंदुसारा। देन रफली 273 से 232 वी हैव अशोक, और ये एम्पायर कंटिन्यू करेगी टिल 185। तो ये टोटल मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड हम लोगों ने जो है किंग्स की बात कर दी है, राइट। उनके दौरान जो भी डिस्कशन था वो सारा हमने कर दिया है, राइट। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसारा, ये जो डिस्कशन हमें करना था हम बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाँ यहाँ पे स्टेट कंट्रोल क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी क्या है, आर्ट एंड कल्चर क्या है, इस जॉनर में हम लोग बात करने वाले, राइट। सो हम बात करेंगे स्टेट कंट्रोल की, हम बात करेंगे इकोनॉमी की, हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मौर्यन एम्पायर का, फिर हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम, राइट। लास्ट से बात करेंगे कि हाँ भाई मौर्यन एम्पायर क्यों ही डिक्लाइन हो गया, राइट। तो ये 5 मुद्दे यहाँ पे इस चैप्टर में आइए हम लोग उठाते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी PW ओनली IAS, मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो खैर बात शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी स्टेट कंट्रोल से। स्टेट कंट्रोल नाउ, जो ब्राह्मणिकल यू कैन से किंग्स होते हैं, अगर हम ब्राह्मणिकल कल्चर देखें तो ब्राह्मणिकल कल्चर में राजा को बोला गया है इन ब्राह्मणिकल कल्चर, यानी वैदिक कल्चर कह सकते हो कि इन वैदिक कल्चर के हिसाब से, ब्राह्मणिकल कल्चर के हिसाब से राजा को फॉलो करना चाहिए धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा जो है, ऐसा यहां पे एक्सपेक्टेशन है कि राजा जो है वो धर्म का पालन करेगा। अब ये वाला जो धर्म है ये बेस्ड है वर्ण के ऊपर, ये बेस्ड है जो है यू कैन से हायरार्की के ऊपर कि हाँ भाई ब्राह्मण सुपीरियर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, जैसा कि हमने वैदिक सोसाइटी में देखा था। तो इस तरीके का कल्चर इज समथिंग यू एक्सपेक्ट इन ब्राह्मणिकल सिस्टम, कि हाँ ब्राह्मणिकल अगर राजा है तो ये हम सिस्टम एक्सपेक्ट करते हैं। बट हमने बात करी थी कि इस दौरान कौटिल्य हुए और कौटिल्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र। वहीं अगर हम अर्थशास्त्र को देखें कौटिल्य की माने तो कौटिल्य के हिसाब से, एज पर कौटिल्य के हिसाब से जो राजा होता है किंग इज टेक्निकली धर्म प्रवर्तका, मतलब कि किंग डिसाइड करेगा कि हाँ धर्म क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो फिलॉसफी ऑफ द थिंग्स, फिलॉसफी ऑफ द किंगडम किंग डिसाइड करेगा। वो ये भी फॉलो कर सकता है, इस धर्म को भी जो भी फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकता है, बट ही इज द वन हु इज बेसिकली यू कैन से कीपर ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो उसे धर्म प्रवर्तका कहा गया है, धर्म प्रवर्तका, वो डिसाइड करेगा। और उसके लिए जैसे हमारे आज प्रेसिडेंट है, राइट है ना, तो एक तो हमारा संविधान है,
है ना, संविधान जिसमें मान लो कि हाँ पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लेड आउट है, बट अगर हमें कुछ एक्ट चाहिए, कुछ हमें नया लॉ चाहिए, तो क्या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या एक लॉ अप्रूव कर सकते हैं, एक्ट अप्रूव कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। चेंजेस ला सकते हैं? हाँ चेंजेस ला सकते हैं। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हो सकती हैं या जो हमारे सेट लॉज द्वारा हो सकती हैं वो ठीक है, बट अगर किसी नए लॉ की जरूरत है, कुछ एडिशन की जरूरत है, तो किया जा सकता है, किया जा सकता है। धर्म में भी चेंजेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस क्या करे जा सकते हैं, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, करा जा सकता है। तो वैसे ही राजा जो है, राजा ही इज द पावर, राइट, इनको स्वामी बोला गया है, स्वामी, तो ही इज द स्वामी, तो ही इज द कोर, ही इज द सेंट्रल पावर, और वो डिसाइड कर सकता है कि धर्म में अगर कोई चेंजेस करने हैं, धर्म कैसे प्रमोगेट करना है, धर्म कैसे चलाना है, ये सारी बातें स्वामी डिसाइड कर सकता है। तो ही इज द सेंटर ऑफ द पावर, राइट, है ना, कोर पार्ट है वो। अब इसके लिए अगर उसे कोई एक्ट लेकर आना पड़े, एक्ट बोले तो कहते हैं राजशासन, राजशासना, अगर उसे कोई एक्ट लेकर आना पड़े, कोई ऐसी रिट लेकर आना पड़े जो कि बताए कि जनता को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें राजा के पावर में है, राजा के प्रेरोगेटिव में आती है, राजा ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो राज्य शासन, जैसे हमने बात करी थी अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में हमने देखा था कि वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। रिमेंबर, अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस में, लास्ट वीडियो की बात कर रहे हैं, अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस में डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा राज्य किस तरह ऑपरेट करेगा, मेरे लोगों से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी बातें उन्होंने अपने राज्य शासन में, एडिक्ट में, इंस्क्रिप्शंस में पूरी तरह से लिखी हुई है, राइट, विच शोज कि हाँ ही हैज दिस पावर कि हाँ वो कंट्रोल बिठा सकते हैं। नाउ अनदर थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड इज कि जो राजा है, अशोक जैसे हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ दे आर लाइक वेरी वेरी पावरफुल, इन्होंने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, एक बड़ी किंगडम क्रिएट करी है। तो अगर हम समझें तो इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया अपने कंट्रोल में लोग ले आए, राइट। यहां पे इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ एक तो आर्मी की मदद तो लगेगी, बट दे विल हैव टू बी, और देयर हैज टू बी रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, राइट। आपके लिए कीवर्ड भी, अच्छा बाय द वे आजकल एंशिएंट से भी सवाल आने लग गया मेंस में, है ना, तो तैयार रहो, हो सकता है यही सवाल मेंस में आ जाए, राइट, कि हाँ भाई जो है मॉडर्न एम्पायर में स्टेट बता दीजिए, स्टेट कैसे ऑपरेट करता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि राजा है एंड राजा बिलीव्स इनटू रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, राइट। एक और डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था कि राजा इज ऑल्सो पैटर्नल, राइट, पैटर्नल ऑटोक्रेसी कह सकते हो, पैटर्नल डेस्पोटिज्म कह सकते हो, कि हाँ वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, बट इस पैटर्नल में ही इज बिहेविंग एज अ फादर, वो मान रहा है कि मेरी जो जनता है वो मेरी प्रजा की तरह है, राइट, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, दिस इज समथिंग इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, राइट, है ना, कि उनकी खुशी में मेरी खुशी है, उनके गम में मेरा गम है, ऐसा हमने समझा था। तो पैटर्नल थॉट प्रोसेस है, पिता की तरह बिहेव कर रहा है, यस, है ना, उनकी खुशी में खुशी है, ऐसा अशोक भी कह रहे थे। खैर एनीवे, ओवरऑल व्हाट दे बिलीव इज कि देयर हैज टू बी रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, कि जो रॉयल पावर है वो एब्सोल्यूट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रॉयल पावर जो करना चाहे, सेंटर जो करना चाहे वो कर सकता है, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। एंड दिस मीन्स कि हाँ भाई जबरदस्ती एनेक्सेशन होगा, जितने भी राज्य हैं उनको एनेक्स किया जाएगा, जैसे कलिंगा को हराया गया, जबरदस्ती एनेक्स किया गया, राज्य मिला लिया गया, राइट। तो दिस एनेक्सेशन विल हैपन। तो दिस रॉयल एब्सोल्यूटिज्म डेफिनेटली मीन्स कि हाँ भाई जो आपकी टेरिटरी है जो अभी पार्ट नहीं है उसमें एनेक्सेशन हो सकता है। प्लस इट ऑल्सो मीन्स कि आर्मी स्ट्रांग है एंड बिकॉज ऑफ दिस आर्मी कोवर्सिव कंट्रोल होगा, जबरदस्ती कंट्रोल बना के रखा जाएगा। क्यों हमें कैसे पता चलती है बात कि हाँ भाई जबरदस्ती अशोका ने कंट्रोल किया? क्योंकि जैसे ही अशोका गए 232 बीसी में, वैसे ही डिक्लाइन होने लगा, राइट। बहुत जल्द ही जो एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली छोटी सी ही रह गई, बाकी सब टूट के जय बिखर गया। एंड दैट शोज कि हाँ कि जब तक अशोका थे या जब तक स्ट्रेंथ थी सेंटर में, जब तक ये सेंटर स्ट्रांग है, तब तक ये एम्पायर एग्जिस्ट करेगी। और वो इस एम्पायर क्यों स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि आर्मी काफी स्ट्रांग है और इस एम्पायर को एग्जिस्ट करके ले जा पाएगी, संभाल पाएगी। तो मिलिट्री कंट्रोल, दिस कोर्सिव कंट्रोल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मिलिट्री। ऑल्सो इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए स्वामी को जरूरत है, अनदर थिंग, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के साथ साथ, इज वास्ट ब्यूरोक्रेसी। वास्ट ब्यूरोक्रेसी,
बहुत सारे मंत्री, ऑफिसर, राइट, जो है हायर करने पड़ेंगे, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, मैनेजर, ये सारे लोग हायर करने पड़ेंगे जो ये सारी चीजों को मैनेज कर सकें, राज्य के जितने डिपार्टमेंट हैं उनको मैनेज कर सकें, राइट, राज्य की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनको मैनेज कर सकें। तो नाउ दिस किंगडम कैन फंक्शन, है ना, ये तभी फंक्शन कर सकता है जब इसके पास बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपना अपना पोर्टफोलियो संभालें, अपना अपना डिपार्टमेंट देखें, उनको बहुत अच्छे से रन करें, उनको रन करने में बहुत सारे ऑफिसर्स लगेंगे, राइट। सो दिस नीड्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो है स्ट्रॉन्ग यू कैन से ब्यूरोक्रेसी। और इस ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे नाम हम देखेंगे, जैसे कि मंत्री होंगे बहुत सारे। एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है तीर्थास। तीर्थास बोले तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो सकता है कोई मंत्री हो, मंत्री मतलब मिनिस्टर्स, हो सकता है कोई पुरोहित हो सकता है कोई सेनापति, सेनापति मतलब कमांडर, राइट, है ना, सेनापति, कमांडर। और कौन हो सकता है, हाँ, एक युवराज की बात है, युवराज इज क्राउन प्रिंस, मतलब यही राजा बनेगा बाद में, युवराज। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हो सकते हैं। अनदर ग्रुप विच एग्जिस्ट वास्ट ब्यूरोक्रेसी में इज कि एक बहुत बढ़िया एक जो है स्पाई सिस्टम, एस्पियनेज सिस्टम, ये भी चाहिए होगा, एस्पियनेज सिस्टम। क्यों भाई, क्यों, है ना, इंटेलिजेंस चाहिए होगी, बहुत सारे ऐसे जासूस चाहिए होंगे जो इस पूरे राज्य में, इस पूरे इंडिया में जाके बता सके कि भाई जो है तोशाली में ये हो रहा है, राइट, कलिंगा में ये हो रहा है, या फिर जो है लेट से तक्षशिला में ऐसा चल रहा है। तो ऐसे गुप्तचर, ऐसे संवाददाता राज्य को चाहिए होंगे, राजा को चाहिए होगा कि हाँ, जो उसे सूचना देता रहे, खबर देता रहे। समझ रहे हो कि हाँ भाई जो है राजा होगा, राजा अपना एक संवाददाता भेज देगा तक्षशिला कि हाँ जाओ वहां देखो क्या हो रहा है ना, चुपके से जाएगा भेज बदल के, राइट, वहां से चिट्ठी देगा, राजा साहब यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, राइट, कुछ यहाँ पे चेंजेस करके आपको आना पड़ेगा, इस राज्य, ये जो पर्सन है, ये जो ऑफिसर है करप्ट है। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये जो गुप्तचर हैं, ये दूत जो है, संवाददाता जो हैं। तो ये जो एस्पियनेज सिस्टम है ये इंश्योर करेगा कि सारे जो यू कैन से इंफॉर्मेशन है, बातें हैं, वो राजा तक पहुंचे, राइट, और अकॉर्डिंगली राजा ऑपरेट करेगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट हो चुका है, तो डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लस नाउ हम ये भी देखेंगे कि यहां पे सैलरी में बहुत डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, राइट, सैलरी में डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। किसी की सैलरी पता चलता है 48,000 रुपए, किसी की सैलरी पता चला है कि हाँ 60 है, 60 तो यूनिट है इसमें 50। सिल्वर कॉइन्स है यहां पे, सिल्वर कॉइन्स। अब कॉइनेज की बात आगे करेंगे, सिल्वर है, कॉपर कॉइन्स भी है, तो सिल्वर कॉइन्स। तो फिलहाल तो सैलरी में काफी डिस्पैरिटी है, कोई बहुत सीनियर ऑफिसर है, मंत्री, उसे 48,000 मिल रहा है, कोई एकदम लो ऑफिसर है उसको जो है 60 रुपए मिल रहा है, राइट, है ना, पना मिल रहा है। पॉसिबल है, कुछ लोगों को उससे भी कम मिलता है ना, पॉसिबल है, बट इतना हमें समझना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो एंड ट्रेंड कि हाँ क्या हो रहा है। तो अगेन एक बार से जो है समझें कि स्टेट कंट्रोल में हम समझ रहे हैं कि भाई एक तो सेंटर में राजा है, राइट, दिस इज द यू कैन से हार्ट ऑफ द सिस्टम, कोर ऑफ द सिस्टम, पावरफुल पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो धर्म प्रवर्तका है, राइट, धर्म प्रवर्तका है, वो धर्म अपने हिसाब से चला सकता है, उसको धर्मशास्त्र फॉलो करना होगा, थोड़ा बहुत फॉलो कर लेगा, उसे कुछ नया एडिशन करना होगा वो कर लेगा, राइट, जैसे अशोका ने इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे थे। इनफैक्ट हमें याद आया कि इसी काम के लिए उसने कुछ ऑफिसर्स रखे गए थे, जैसे कि धर्म महामत्यास, तो कुछ ऑफिसर्स भी रखे थे जो कि इस धर्म को फैलाने में उसकी मदद करेंगे, जैसे कि राजुकास उसको हेल्प करेंगे इसी धर्म को एंश्योर करने के लिए, राइट, यहाँ ये राज शासन फॉलो हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, इसके लिए ऑफिसर भी रखे होंगे। प्लस हमने बात करी कि जो ट्रेंड है ये पैटर्नल है, राइट, भले डेस्पोटिक है बट पैटर्नल है। जो राजा है वो मानता है कि मैं पिता की तरह हूं और जनता मेरी प्रजा है, अपने बच्चे की तरह। प्लस हमने समझा कि इतनी बड़ी एम्पायर जो इन्होंने कंट्रोल में कर रखी है, दिस डेफिनेटली नीड्स रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, कि हाँ जबरदस्ती होगी, एनेक्सेशन होगा, आर्मी पकड़ के रखेगी। और दूसरी चीज विच इज इंपॉर्टेंट कि इतनी बड़ी मशीनरी को रन करने के लिए यू नीड अ वेरी वेरी वास्ट ब्यूरोक्रेसी, राइट, आपको चाहिए ऐसे सीनियर ऑफिसर्स बहुत सारे, प्लस एक पूरा स्पाई सिस्टम। और ये बहुत सारे हैं, ये तो 4 लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, राइट। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सेंटर पे हमको ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ अशोका जो है, अशोका की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स हमने कंपेयर किया, लेकिन हाँ यहाँ पे कौटिल्य की बात समझी कि धर्म प्रवर्तका क्या होता है, ये बात हमने समझी, राइट, कि राजा अपने हाथ से धर्म चला सकता है, धर्म प्रवर्तका, कोर पावर, दिस इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड, राइट। बाकी स्पेनिश सिस्टम, ऑफिसर, तीर्थास, ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, राइट, तीर्थास एंड ऑल, उनकी सैलरी का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, राइट। नाउ अगेन
इसी में कहानी थोड़ा सा बुक के हिसाब से ना जाके जो है लेट अस अंडरस्टैंड कि इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में लिखी होंगी, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। तो खैर एनीवे बुक वाइज आप कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में जा रहे हैं, बट आई एम कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, राइट। कि हमने बात करी सेंटर की, बात करी हमने, राइट। सेंटर पे हमने समझा कि जो राजा है, राजा, जैसे कि अगर एक मैप देखें, हाँ ओके, तो राजा जो है जैसे कि अशोक बैठा है पटना पे, राइट। पटना पे बैठे हुए हैं अशोक जो राज्य कर रहे हैं, अशोक राज्य कर रहे हैं कोर एरिया में। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द कोर एरिया, जहां पे पटना से राज्य चल रहा है, दिस इज कोर। यहां पे अशोका डायरेक्टली रूल करेगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्टली रूल करेगा। तो जिसे हम स्वामी कह रहे हैं वो यहां से डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सेंटर तो हमने समझ लिया, बट बाकी जगह क्या हो रहा है, तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी जगह क्या चल रहा है, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि भाई यहां पे बाकी जगह अगर हम देखें तो बाकी जगह कुछ प्रोविंसेस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक प्रोविंस ये रहा होगा, इसकी राजधानी क्या है, उज्जैन। एक प्रोविंस इस साइड है, इसमें थोड़ा सा आंध्रा का भी एरिया आ रहा है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है तोशाली, राइट, तोशाली। यहां पे राजधानी है उज्जैन। सिमिलरली एक इस एरिया में राजधानी क्या है, दिस इज तक्षशिला, ये राजधानी है। वरना आप खुद राजा बन के सोच के देखो कि हाँ भाई कैसे राज्य करोगे। अगर आप यहां पटना पे बैठे हो, अगर आपको इन एरियाज पे राज्य करना है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्टेट से ब्रेक करना पड़ेगा। कि कोर पार्ट जो गैंजेटिक प्लेन है इसको तो आप हैंडल कर सकते हो, भाई आपके पास है, हैंडल किया जा सकता है, नो डाउट। बट बाकी पेरिफेरल पार्ट या बाहर का पार्ट कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए उसको बांटना पड़ेगा। तो 3 पार्ट में बांटे, ऐसे लोकल कैपिटल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे उज्जैन है, तोशाली है, और यहां पे अगर हम देखें तो वी हैव जो है सुवर्णगिरी। तो दिस इज सुवर्णगिरी। तो इस तरह के प्रोविंसेस में क्रिएट करना पड़ेगा। हमने पहले भी बात करी हुई है ना। किसको भेजोगे भाई यहां पे गवर्नर बनने के लिए, किसी अपने आदमी को भेजना पड़ेगा, राइट। तो आपको किसी कुमार को भेजना पड़ेगा, कोई जो प्रिंस बनने वाला है, कुमार, राइट। किसी कुमार को, प्रिंस को भेजना पड़ेगा एज अ गवर्नर। वो कनेक्टेड रहेगा सेंटर से, है ना। तो एक कुमार यहां बैठा, एक कुमार यहां बैठा, एक कुमार यहां बैठा है। अब ये लोग रूल करेंगे सेंटर के हिसाब से, विच विल बी लाइक कि ऐसा 100% ऐसा रूल नहीं होगा, काफी हद तक यहां पे ऑटोनॉमी होगी। जो प्रिंस गया है वो थोड़ा अपने हिसाब से भी रूल करेगा, थोड़ा बहुत, बट अदरवाइज एज फार एज पॉसिबल वो सेंटर को ही कॉपी करेगा। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वी विल फाइंड कि ऐसे 5 प्रोविंसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी अलग अलग कैपिटल्स है, राइट। कोर एरिया क्या है, कोर एरिया इज योर गैंजेटिक प्लेन। इसमें भी कहा गया है कि जो कोर एरिया है, जो टोटल आर्मी है वो है मैक्सिमम 6.5 लाख है। तो अगर मान लें कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द गैंजेटिक प्लेन है, इसका मतलब पॉपुलेशन 65 मिलियन से ज्यादा नहीं रही होगी, राइट। पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 65 मिलियन, एस्टिमेट है ये, राइट। वी आर नॉट जो है not 65, 6.5 मिलियन, सॉरी, नॉट लेस देन नॉट मोर देन 6.5 मिलियन। इससे ज्यादा पॉपुलेशन जो है नहीं रही होगी। मैक्सिमम 6.5 मिलियन पॉपुलेशन या 65 लाख जो है, आप कह सकते हैं कि 65 लाख लोग मैक्सिमम यहां पे रहते होंगे, बाकी जगह पॉपुलेशन कम ही रही होगी, और राइट। सो दिस इज द कोर पार्ट। तो प्रोविंसेस में भी इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होगा, और जो कुमार जाएगा वो राजा के हिसाब से सारी बातों को ऑपरेट करेगा। तो दिस इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। हमने समझा है कि हाँ अशोका के जो पिलर्स वगैरह हैं यहाँ सब लगे हुए, हम लोग बात कर रहे थे कि उसके जो एडिक्स हैं, पिलर्स हैं, और जब पिलर्स भी छोड़ो, जो उसके जो है रॉक एडिक्स हैं, तो रॉक एडिक्स हमने जगह जगह देखा था, विच शोज कि हाँ जो उसका सेंट्रल यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल है कि राज्य कैसा चलना चाहिए, या उसके राज्य शासन क्या है, उसका डिक्टेशन क्या है कि हाँ राज्य कैसे चलाओ, ये सारी बातें यहाँ भी लिखी होंगी। यानी कि ये सब भी अशोक चाहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से ऑपरेट हो, बट वो डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए किसी कुमार को भेजा हुआ, राइट। सो दिस इज अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं पे अनदर थिंग वी विल डिस्कस इज टैक्सेशन, राइट। टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट कंट्रोल, है ना, स्टेट कंट्रोल, इसीलिए स्टेट कंट्रोल के साथ ही पढ़ रहे हैं इसको।
राइट। तो टैक्सेशन अगर आप समझें तो यहां पे टैक्स अप्लाई किया जाएगा हर किसी पे। आप कहेंगे सर हर किसी पर टैक्स क्यों अप्लाई कर रहे हो आप, राइट है ना, क्या रीजन है इसका, समझो बात को कि यहां पे आपने बोला कि इतना बड़ा हमको जो है यू कैन से राज्य संभालना है, राइट, राज्य संभालना है, तो इतना बड़ा स्टेट संभालने के लिए यू नीड हैवी ब्यूरोक्रेसी, अभी हम लोगों ने बनाई। इतना बड़ा स्टेट संभालने के लिए बहुत बड़ी आर्मी चाहिए और इन सबको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस मशीनरी को रन करने के लिए राइट यू विल ट्राई कि हाँ जितने तरीके के टैक्स पॉसिबल है, जितने तरीके से पैसा निकाला जा सकता है जनता से, वो निकाल लो, राइट। अब उसके लिए समझो, इसके लिए अगर पीजेंट से पैसा लेना पड़े तो किसानों से, पेजेंट से, तो हाँ ये भी ठीक है, राइट। ट्रेडर्स वगैरह से लेना पड़े तो ये भी ठीक है, राइट। और आर्टिजन से लेना पड़े तो ये भी ठीक है। और ये किसी भी टाइम में सत्य है, ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न एम्पायर के में ही देखेंगे, किसी भी टाइम में जो राज्य है वो पैसा कलेक्ट करेगा पीजेंट से, ट्रेडर से, आर्टिजन से, क्योंकि यही लोग होते हैं, इन्हीं के पास पैसा है, ये कुछ प्रोफेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट, ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसी में से पैसा कलेक्ट हो रहा है, करेक्ट। सो नाउ तो पीजेंट्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, इनसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा। अब यहां पे हम समझते हैं कि जो सिस्टम स्टैब्लिश किया जा रहा है स्पेशली पीजेंट्स के लिए, तो जो मशीनरी स्टैब्लिश करी जा रही है इस पूरे टैक्स कलेक्शन के लिए, इसमें दो बातें, इनफैक्ट तीन बातें। एक पहली बात है असेसमेंट, राइट, असेसमेंट, टैक्स को असेस करना पड़ेगा कि कितना लेना है। दूसरा है कलेक्शन और तीसरा है स्टोरेज। वी विल फाइंड कि जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि पहला वाला जो दोनों है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आके रखा हुआ है, तुम ऐसे खड़े हो गार्ड की तरह कह रहे हो कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। ये स्टोरेज वाला कोई आदमी बहुत जिम्मेदार, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, लेकिन ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि हाँ पैसा कितना आएगा ये बात, और फिर जाके कलेक्ट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये दोनों ही काम जो ऑफिसर करता है उसका नाम है समहर्ता, जो कि टैक्स असेसमेंट, टैक्स कलेक्शन का काम करता है, उस ऑफिसर का नाम क्या है, समहर्ता है। सिमिलरली जिसके पास स्टोरेज है, उस ऑफिसर का नाम क्या है, सन्निधाता, जो कि ट्रेजरी देखेगा, राइट, गोडाउन देखेगा, ग्रेनरी देखेगा, जिसके पास जमा है वो देखेगा खाली, है ना, काम कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली देखो। तो देखने वाला काम जो कर रहा है सन्निधाता, तो ऑब्वियसली समहर्ता इज मोर इंपॉर्टेंट देन सन्निधाता। तो सन्निधाता विच इज लाइक चीफ कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरी, ट्रेजरार कह लो, राइट, ग्रेनरी वगैरह सब इसके पास आ रही है, तो सारी देख रेख यही करे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। समहर्ता इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि मुद्दा तो वही है, काम जो कर रहा है वो असेसमेंट कलेक्शन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग वी विल ऑब्जर्व, साइड में नोट ले सकते हो कैसे भी, कि ये जो हम ग्रेनरी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास गांव में भी, रूरल एरियाज में भी हमें पढ़ के पता चलता है कि देयर वर ग्रेनरीज, ग्रेनरी थे, स्टोर हाउसेस थे। साइड नोट है, जिसका मतलब कि ये रखे जाते कि कभी कोई फैमिन पड़ गया, कोई जरूरत पड़ गई, महामारी आ गई, भूखमरी हो गई, राइट, तो इन दैट केस इन स्टोर को यूज किया जाए, राइट, दिस इज अ साइड नोट। आप चाहे इसी से कनेक्ट कर ले, चाहे जो है अलग से देखें। तो टैक्सेशन, अब एग्रीकल्चर में थोड़ी सी बातें और ऐड करेंगे, बट जो है ठीक है आगे ऐड करेंगे। तो टैक्सेशन मोटा मोटी हम लोग जो है कह सकते हैं कि दीज आर दी मेजर थिंग्स। तो दिस इज दी थर्ड एंगल, टैक्सेशन की बात करी हमने, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, पीछे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पटना में क्या हो रहा है, राजा की बात हमने कर ली कि स्वामी कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो वी हैव डिस्कस्ड दी जो है मेजर स्टेट कंट्रोल। अब बात करेंगे इकोनॉमी की, मुद्दे पे आते हैं, अब थोड़ा इकोनॉमिक रेगुलेशंस पे आते हैं एज पर द बुक। तो नाउ कमिंग बैक, तो जो है नाउ विल डिस्कस इकोनॉमिक रेगुलेशन, जो कि प्योरली इकोनॉमी रिलेटेड है, ज्यादा है ना, समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक रेगुलेशन वी विल रियलाइज कि यहां पे सरकार को चाहिए पैसा, कैसे भी चाहिए पैसा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि बहुत खर्चा है भाई, बहुत ज्यादा खर्चा है, राइट, है ना। बात करी आर्मी की, बात करी ब्यूरोक्रेसी की, एंड नॉट ओनली दिस, इसके बावजूद भी आपको किसी मॉन्क को दान देना है, राइट, कोई जैन मॉन्क आया, कोई आजीविका मॉन्क आया, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क आया, वो कह रहा है कि हमको दान दे दो, हमको कुछ बनवा के दे दो, कुछ ऐसा करा दो, उसके ऊपर भी दान देना है, राइट, है ना। तो खर्चा बहुत सारा है, फिर जो है फिर एक्सपेंशन वगैरह में खर्चा लग ही रहा है ना। तो ओवरऑल खर्चा तो देखो बहुत सारा है, एंड दैट इज द रीजन कि ये जो टैक्सेशन में जो पैसा आ सकता था आ गया, उसके बाद क्या किया जाए,
राइट है ना, टैक्सेशन में जो आप पैसा निकाल सकते थे वही आपका स्टेट का रेवेन्यू है, करेक्ट। तो वो तो आपने कलेक्ट कर लिया, अब और क्या किया जाए भाई, है ना। तो अब इसके बाद पैसा अगर और चाहिए तो इकोनॉमी में स्टेट को उतरना पड़ेगा, समझो बात को, राइट। कि हाँ भाई हम समझ रहे हैं कि स्टेट को पैसा चाहिए, स्टेट नीड्स मनी। अब स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो यू कैन से रेवेन्यू है, एक हमने देखा कि एक रेवेन्यू का सोर्स हमने देखा कि टैक्सेशन है, टैक्सेशन से तो पैसा ले आए। अब क्या करें, नाउ वी विल सी कि ये जो स्टेट है ये अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में दिस विल पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी। सर इसका क्या मतलब होता है, पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, नहीं आपने ऐसा सुना है। जैसे कि आज अगर आप देखिए, जैसे हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राइट, जैसे कि मान लीजिए कोल इंडिया की आप बात कर रहे हो, ओएनजीसी की बात कर रहे हो, सेल की बात कर रहे हो, राइट है ना। तो ये बीएचईएल की बात कर लो, तो दीज आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो कि सरकार की यूनिट्स हैं, जो कि सरकार सरकारी कंपनीज हैं, और इसका जो भी प्रॉफिट होगा, पैसा होगा, वो सरकार को जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार ये प्रॉफिट के लिए कर नहीं रही है ना, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, यहाँ पे मेन इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है, राइट। मेन इंटेंशन जब स्टैब्लिश किया था ये था कि इतना पैसा कौन लगाएगा, तो सरकार ने लगा दिया था। तो इनिशियली हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह सरकार पैसा लगा रही थी, बट एनीवे द पॉइंट इज कि पब्लिक सेक्टर यूनिट इज लाइक पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी, राइट है ना। ऐसा ही पार्टिसिपेशन हमें अशोका के टाइम में देखने को मिलेगा, मॉडर्न टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा चाहिए ये टैक्सेशन से भरपूर नहीं होगा, यहां पे स्टेट खुद उतरेगा, राइट। सो वी विल फाइंड कि स्टेट पार्टिसिपेट करेगा और इकोनॉमी को बहुत तगड़े से रेगुलेट करेगा, क्योंकि चाहिए पैसा, राइट है ना। पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो वी विल सी कि हाँ, रेगुलेशन और पार्टिसिपेशन इज द मेन थ्रेड ऑफ दिस एरा। तो टोटल 27 सुपरिटेंडेंट के हमको नाम पता है जो कि रेगुलेट कर रहे हैं, राइट है ना। तो यहां पे बात है कि भाई जो कौटिल्य है वो कह रहे हैं कि ना इकोनॉमी में बिल्कुल छा जाओ। तो यहां पे ऐसे 27 सुपरिटेंडेंट हम जानते हैं, अध्यक्ष हम जानते हैं, जो कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो आइए समझते हैं इस बात को। तो हमें क्या दिख रहा है कि आज पर अर्थशास्त्र के हिसाब से 27 हम कह रहे हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसी जरूरत के हिसाब से आप जितने बनाना चाहें बना सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से बात हो रही है कि देयर आर 27 अध्यक्षास, 27 अध्यक्षास। नाउ दीज अध्यक्षास विल ऑपरेट इन वेरियस फील्ड। ये हो सकता है एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशन देख रहे हो, ये हो सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड ऑपरेशन देख रहे हो, ये हो सकता है वेट्स एंड मेजर्स, कि हाँ भाई स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होने चाहिए भाई, वेट्स एंड मेजर्स तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, हो सकता है वो कुछ ऐसा ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात करी थी कि पटना में जो म्युनिसिपैलिटी है, जो पटना का जो बेसिकली गवर्नेंस है, हमने कहा था कि हाँ 5x6 की 6 कमेटी बनेगी, 5-5 लोगों की 6 कमेटी, और हर कमेटी का अलग अलग पर्पज है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। सिमिलर डिस्कशन है ये कि हाँ एग्रीकल्चर के लिए कुछ ऑफिसर्स हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कुछ ऑफिसर्स हैं, वेट्स एंड मेजर्स के लिए कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे पटना की कमेटी में भी वेट्स एंड मेजर्स का ध्यान दिया जा रहा था, राइट। सो नाउ तो एग्रीकल्चर, नाउ कुछ ऑफिसर्स का काम क्या है, कुछ ऑफिसर्स विल इंश्योर कि भाई एग्रीकल्चर में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी है उसकी, प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब इसके लिए क्या होगा, वो कहेंगे कि इरिगेशन प्रोवाइड करो, तो सरकार इरिगेशन फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करेगी। तो ये एक ऑफिसर होगा जो कहेगा कि हाँ भाई और इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इरिगेशन पे वर्क करेंगे, राइट है ना। एंड नॉट ओनली दिस, दे विल बी आल्सो लाइक कि चैनल इंस्पेक्शन, कि हाँ कोई चोरी ना कर रहा हो, कहीं पानी ब्लॉक ना हो, इधर उधर पानी ना जा रहा हो, बह ना रहा हो, लीक ना हो रहा, तो चैनल इंस्पेक्शन भी। तो इरिगेशन में कोई ऑफिसर होगा जिसका दिन भर का काम होगा कि हाँ देखो भाई सारा इरिगेशन प्लान सही चल रहा है, किसानों तक जितना ज्यादा पानी पहुंच रहा है, और नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं इरिगेशन के, राइट है ना, इस चीज पे वो ऑपरेट कर रहा है। तो इरिगेशन इज द मेन गेम ऑफ सम ऑफिसर, राइट है ना, चैनल इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा है। देन अनदर थिंग विच यू विल ऑब्जर्व कि किसी ऑफिसर का काम होगा कि हाँ भाई वो क्या कर रहा है, वो लगा हुआ है लैंड मेजरमेंट में। ऐसा मेगास्थनीज कहते हैं कि लैंड मेजरमेंट हो रहा है, कि किसी के ऊपर टैक्स लगाने से पहले जमीन नाप तो लो कितनी बड़ी है,
राइट। बड़ी जमीन ज्यादा टैक्स, छोटी जमीन छोटा टैक्स, एरिया पे डिपेंड करेगा। तो लैंड मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट। और मेगास्थनीज कह रहे हैं कि हाँ लैंड मेजरमेंट होता है, इस एरा में लैंड मेजरमेंट हो रहा है, और कह रहे हैं कि हाँ ऐसा तो इजिप्ट में भी होता है। तो जैसा इजिप्ट में होता है वैसा ही लैंड मेजरमेंट देखने को मिल रहा है हमें अशोकन रूल में या मौर्यन रूल में। अनदर थिंग जो है वेरी इंटरेस्टिंग इज स्लेव, कि इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि देखिए समझिए इस बात को कि आपको जो है एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाना है, आपको चाहिए रेवेन्यू आ रहा है एग्रीकल्चर से, राइट, एग्रीकल्चर से। और अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर बढ़ाना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर अगर बढ़ाना है तो समझिए एक तरीका ये है, लेट से पूरी जमीन है, अब यहां पे लेट से एक गांव है, किसान है, खेती कर रहा है, एक गांव है, किसान है, खेती कर रहा है, एक गांव है, किसान है, खेती कर रहा है, एक गांव है, किसान है, खेती कर रहा है, एक गांव है, किसान है, खेती कर रहा है, राइट। तो कहने का मतलब कि लेट से ये 4 सेटल्ड गांव है। अब ऐसे में जो है भाई इन 4 सेटल्ड गांव से क्या रेवेन्यू आ रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, हाँ भाई फ्लो कर रहा होगा, बढ़िया। अब अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या किया जाए, एक तरीका ये हो सकता है कि जो किसान है इनकी हेल्प करी जाए, इनको कहा जाए कि हाँ ठीक है चलो इरिगेशन प्रोवाइड कर देते हैं, इरिगेशन की वजह से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि सरकार कहे कि चलो ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, मे भी जंगल है, इसको क्लियर करते हैं, राइट, इसको क्लियर किया जाए और यहां पर किसी एग्रीकल्चरल लेबर हायर करे जाए, या फिर अपने पास गुलाम है, स्लेव्स। आप कहेंगे सर कहां से आए स्लेव्स, अरे जो वॉर में हराए थे, फॉर एग्जांपल कलिंगा में हराए गए, अब कलिंगा में कहते हैं कि 1.5 लाख स्लेव्स हैं, इनको कहां लाया जाए, इनको यहीं पे लगा दिया जाए, ये लोग करेंगे खेती, और जब ये लोग खेती करेंगे तो भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरकार का फायदा होगा, है ना। तो भाई तरीका है भाई, एक तरीका कि हाँ आपका ऑलरेडी सेटलमेंट है और उस सेटलमेंट से आपका रेवेन्यू आ रहा है, दूसरा उसी को हेल्प किया जाए, इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए, तीसरा जो नई जमीन है, नया प्लॉट है, उसको कल्टीवेशन में लेकर आया जाए, उसके लिए चाहे लेबर हायर करो चाहे स्लेव हायर करो और वहां पर खेती कराओ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या इसके लिए कोई ऑफिसर लगेगा, ऑफ कोर्स इसके लिए भी तो ऑफिसर लगेगा, कोई अध्यक्ष इस पे भी ऑपरेट कर रहा होगा, राइट, शीत अध्यक्ष कहते हैं उसे, है ना। तो जो है फिलहाल तो कोई अध्यक्ष यहां भी ऑपरेट कर रहा होगा जो सारी चीजें देख रहा होगा। कोई कहेगा सर एक और तरीका, अगर किसी तरीके से लोगों से बोला जाए कि इस प्लॉट में आ जाओ, यहां से तुम आ जाओ क्योंकि तुम लोग ओवर पॉपुलेटेड हो, राइट, है ना, और यहां पे आके खेती करो। बट आप कहेंगे सर कोई अपना गांव छोड़कर क्यों आएगा, है ना भाई, है तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, आएगा, भाग के आएगा। कि अगर आप इंसेंटिवाइज कर देंगे, हाँ भाई कुछ साल आपसे टैक्स नहीं देंगे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आपको हम इरिगेशन थोड़ा कम दाम पे दे देंगे समथिंग, यहाँ पे आ जाओ, प्लस ये जो एरिया है ओवर पॉपुलेटेड है, तो ये भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से न्यू सेटलमेंट, ये भी एक अच्छा आइडिया है, कि न्यू सेटलमेंट। तो तुम सोचो कि हाँ जो आपकी मॉरन एम्पायर है उसको इतने पैसों की जरूरत है कि वो ये सारे दिमाग लगाएगी, जो कर सकती है वो करेगी, राइट, है ना, जो पॉसिबल है कि भाई गांव से मिल सकता है गांव से मिलेगा, इरिगेशन ऐड कर दो इरिगेशन से मिलेगा, राइट, नए एरिया में जो है सेव्स वगैरह हायर करके लगा दो उससे मिलेगा, राइट, लोगों को इंसेंटिवाइज करो, नए एरिया में नए सेटलमेंट करो, पैसा आएगा, हाँ भाई वो भी आएगा, राइट। सो वॉट एवर दे कुड डू दे विल डू, है ना, हर कुछ जो पॉसिबल है वो लोग करेंगे। नाउ अनदर थिंग, तो जो है ये बात हो गई कि हाँ रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है, राइट, है ना। तो हमने बात करी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के टेक्निक, राइट, है ना, मेथड्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी में एक और बात हमने करी कि हाँ इसके लिए स्लेव्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्या स्लेव्स को इस्तेमाल किया जाएगा, यस, स्लेव्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। इस मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो नाउ स्लेव्स के बारे में अगर हम समझें, है ना, गुलामों के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। नाउ स्लेवरी की अगर हम बात करें, स्लेवरी, तो हमने बात करी कि स्लेव्स को एम्प्लॉय किया जाता था,
ऐसा ऐसा कौटिल्य कह रहे हैं, अर्थशास्त्र में लिखा है। वहीं मेगास्थनीज क्या कह रहे हैं? मेगास्थनीज कह रहे हैं कि हाँ स्लेवरी मॉडर्न एम्पायर में थी ही नहीं। राइट, इन्होंने कहा नो स्लेवरी, कोई स्लेवरी ही नहीं है। अभी बड़ी शॉकिंग बात है, दोनों लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। राइट, एक किताब कह रही है कि हाँ स्लेवरी ही नहीं है, एक किताब कह रही है कि स्लेव्स को जो है हम एम्प्लॉय करेंगे, है ना, खेतों वगैरह में और एग्रीकल्चर कराएंगे। डज नॉट मेक सेंस, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो देखो, एक तो बात है कि मेगास्थनीज ने बहुत सारी बातें झूठी लिखी है ना, तो ये भी एक बात आप कह सकते हो कि हाँ भाई झूठ है। राइट, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि मेगास्थनीज जो कंपेयर कर रहे हैं स्लेव्स को, वो कंपेयर कर रहे हैं जो है, वो कंपेयर कर रहे हैं कि स्लेवरी को कंपेयर कर रहे हैं रोम से, ग्रीस से। वहां जैसे स्लेव्स होते हैं और वहां पे जो स्लेवरी है, स्लेव्स, वो मोस्ट ऑफ द वर्क जो वहां पे करते हैं वो यहां पे शूद्र कर रहे हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द वर्क इज बीइंग डन बाय शूद्र। तो शूद्र विच इज टेक्निकली कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री वर्ण, जिसका पर्पस है तीनों वर्ण को सर्व करना। तो इसीलिए वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। राइट, ना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि शूद्र और स्लेव में। तो उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि नहीं, अगर सारे लोग ऐसा काम कर दे रहे हैं और ये स्लेव अगर नहीं है तो हाँ फिर जो है ठीक है, शायद स्लेव ही नहीं है। तो वो कुछ अपना मिसकैलकुलेट यहां पे कर गए, कुछ यहां पे गड़बड़ उन्होंने कर दी। तो नाउ तो वी विल रियलाइज कि जो शूद्र है, शूद्र, कोई शूद्र एग्रीकल्चरल लेबर है। राइट, इसी में कोई जो है स्लेव है। राइट, है ना, कोई सेवरी कर रहा है, कोई एग्रीकल्चरल लेबर है, कोई इसी में कोई आर्टिजन है। पॉसिबल है भाई। राइट, है ना, कि आर्टिजन है, हो सकता है कोई डोमेस्टिक सर्वेंट हो, डोमेस्टिक सर्वेंट। तो इसीलिए शायद मेगास्थनीज कंफ्यूज हो गए और समझ नहीं पाए इस बात को कि हाँ भाई जो है ये अलग अलग जो हमें दिख रहा है उसमें सेवरी है भाई, है ना, ऐसा नहीं कि स्लेवरी नहीं है। वो शूद्र को देख रहे, कंफ्यूज हो रहे और कह रहे कि शूद्र तो स्लेव है नहीं, तो फिर जो है स्लेवरी नहीं। तो ऐसा करके थोड़ा सा उन्हें डाउट हो गया होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। राइट, वी आर नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली कैसे हुआ, बट उनका स्टेटमेंट है कि कोई स्लेवरी नहीं, जिसका प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है। एनीवे, तो स्लेव्स को हमने अभी समझा कि एम्प्लॉय किया गया था। राइट, है ना, स्लेव्स को एम्प्लॉय किया गया था। अब यहीं पे थोड़ी सी बात करते हैं स्लेवरी के ऊपर कि स्लेव्स के बारे में अर्थशास्त्र ने काफी सारी बातें कही है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौटिल्य का स्लेव्स के ऊपर क्या जो है यू कैन से टेक है। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक, है ना, जो है ये मैं दूसरे सोर्स से पढ़ा रहा हूँ। एंड अगेन मेरी कोई पर्सनल व्यूज नहीं है, तो डू नॉट टेक इट पर्सनली। राइट, डिस्क्लेमर इज ऑन, खाली बात सुन लेना, समझ लेना, और एग्जाम में आता है, आएगा, है ना, तो ये आ चुका है बाय द वे, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ उसको। राइट, है ना, फिर आएगा क्योंकि चीजें रिपीट भी होती हैं, है ना, थीम्स रिपीट हो जाती हैं, सिमिलर चीज आ जाती है, तो इसीलिए समझने की कोशिश कर रहा है ना, समझिए इस बात को। तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें स्लेवरी के ऊपर, तो अर्थशास्त्र मानता है कि किसी भी आर्य को, राइट, किसी भी नॉर्मल सिटीजन को कभी भी स्लेव नहीं बनाया जा सकता। वो लिखता है कि नो आर्य कुड बी रिड्यूस्ड टू स्लेवरी। राइट, किसी भी आर्य को स्लेव नहीं बनाया जा सकता कि आप किसी को जो है आर्य को किडनैप करें, बेच दे, स्लेव बना दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड जैसे कहते हैं कि हाँ जो है अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस में इवन दासों को जो है, सर्वेंट्स को, राइट, ऐसा कहा है कि भाई उनका ध्यान रखिए, जो मालिक है वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करे। तो टेक्निकली पहले थ्रेड को समझो, इस बात को समझो कि इस एरा में दिस इज अ वेलफेयर स्टेट। हम बात करें, अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें, तो मॉडर्न पीरियड में वन थिंग विच इज कॉमन, जिसके थ्रू आपको सोचना है, इज कि इट्स अ वेलफेयर स्टेट। राइट, वेलफेयर स्टेट। और यहां पे बात हो रही है जानवरों का भी वेलफेयर, बूढ़ों का भी वेलफेयर, महिलाओं का भी वेलफेयर, तो ऑफकोर्स स्लेव्स का भी वेलफेयर। तो वेलफेयर फॉर स्लेव भी है भाई, है ना। तो जो भी बात होगी, ऐसा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश राज्य नहीं करेगा। राइट, इनफैक्ट इनके वेलफेयर की बातें करेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट हमने देखा कि किसी भी आर्य को जबरदस्ती आप जो है स्लेव नहीं बना सकते, और जो आपके सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, दास हैं, उनसे भी आपका जो व्यवहार होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस ये कह रहे हैं कि हाँ स्लेव्स का अगर पैसा कोई पे कर दे, राइट, स्लेव लेट से 2 करोड़ रुपए का खरीदा था, उस समय ऐसे चलता था, राइट, है ना। तो किसी स्लेव को लेट से 2 करोड़ में बाय किया गया था, तो अगर कोई आपको लेट से वो पैसा वापस दे दे, या जो भी आप उसमें डिमांड कर रहे हैं वापस दे दे, तो देन उसको फ्रीडम मिल सकता है, पॉसिबल है। पेमेंट द्वारा फ्रीडम पॉसिबल है। हो सकता है स्लेव कहीं से पैसा ले आए, दे दे, तो हाँ वो आजाद हो सकता है। नाउ स्लेव्स, 4 तरीके के स्लेव्स ऐसा बताए हैं अर्थशास्त्र ने। एक उन्होंने कहा है कि हाँ स्लेव जो आपके घर में जन्म ले वो स्लेव हो सकता है।
दूसरा इनहेरिटेड, कि हाँ पिताजी ने स्लेव्स खरीदे थे, राइट, उनके पास स्लेव्स थे, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तीसरा, आपने स्वयं मार्केट में से स्लेव्स खरीदे, राइट, ये भी पॉसिबल है। और चौथा, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आपने कैप्चर कर लिया है, राइट, किसी के ऊपर अटैक किया और कैप्चर कर लिया, ऐसा भी पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है। तो ये 4 तरीके से आपको जो है स्लेव मिल सकता है ना। आप किसी स्लेव को खरीद सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, हो सकता है उसका जन्म हो घर में, बट किसी को जबरदस्ती पकड़ के गुलाम बना नहीं सकते। तो किसी भी आर को रिड्यूस टू स्लेवरी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? प्लस यहां पे अगर हम कुछ स्टेटमेंट देखें, अब मैं सारे स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िएगा इसको, कुछ स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो यहां पे वेलफेयर की बात हो रही, राइट, जैसे कि जैसे कोई आर माइनर है, आर का जो है चिल्ड्रन है, क्या उनको कभी बेचा जा सकता है सेवरी में? नहीं, इट इज अ क्राइम, राइट, है ना, इसको पनिश किया जाएगा। लेकिन हाँ, किसी मलिक्स को, अनटचेबल को, ऐसा लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में कि अनटचेबल्स को अगर सेल किया जाए, हाँ तो वो ठीक है एज पर दी अर्थशास्त्र, राइट, प्लीज डिस्क्लेमर इज ऑन, ट्राई अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ये बातें सुनना। तो ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, राइट। प्लस ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर लेट से कोई महिला है ना, महिला अगर बॉन्डेड लेबर है, स्लेव है, तो महिला कैन नॉट बी बीटेन, ट्रीटेड वायलेंटली, राइट, है ना, गलत तरीके से जो है आप किसी महिला सर्वेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड इट डेफिनेटली मीन्स, है ना, कि इन अ वेरी नेगेटिव वे, कि आप ऐसा कोई भी जो है गलत काम किसी महिला के साथ, अगर वो सर्वेंट भी है, तो आप नहीं कर सकते, राइट, है ना, नहीं पॉसिबल है। तो वुमेन लेबर टू हुम अ चाइल्ड ऑफ द मास्टर इज बॉर्न, अगर मान लीजिए कि हाँ कोई महिला लेबरर है, स्लेव है, राइट, और अगर जो है अगर मास्टर का, उनका एक लेट से जो है एक बेटे को जन्म देती हैं, अगर वो मास्टर के बेटे को जन्म देती हैं, तब उनको फ्रीडम मिल जाएगा, राइट, है ना, उनको फ्रीडम मिल जाएगा। ये साइड प्लीज पढ़ लीजिएगा, राइट, जो है या देन अगेन, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल स्लेव है ना, तो ये जो है अगेन मैटरनिटी लॉ से भी रिलेटेड है, कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है और वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, राइट, एंड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड, कंपनी कभी कभी क्या सोचेगी कि हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड हमें मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा, प्लस उनकी प्रोडक्टिविटी कम अगर हो जाएगी, तो हाँ जो है उनको क्या कर दे, उनको लेट गो कर दे, राइट, है ना। नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, आज भी सरकार का ये रूल है, राइट, है ना, कि मैटरनिटी बेनिफिट्स में आप जो है, आप आई थिंक 6 महीने की टोटल लीव है, राइट, प्लस आप किसी भी महिला को ड्यूरिंग हर जो है प्रेगनेंसी पीरियड आप जो है कभी भी जो है आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो वही बात है कि यहां भी सिमिलर बात, सोचो उस जमाने में एक प्रेग्नेंट फीमेल स्लेव के बारे में लिखा है कि शैल नॉट बी सोल्ड और मॉर्टगेज विदाउट मेकिंग एडिक्वेट अरेंजमेंट, राइट, नहीं पॉसिबल है कि आप उनसे छुटकारा पा लें कि हाँ जो है अब वो घर में काम नहीं कर रही हैं, अब तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो अब आप जो है उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, साइडलाइन करने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता। प्लस जैसा कि अगर कोई चिल्ड्रन अगर जो है बॉर्न होता है फ्रॉम अ स्लेव टू अ मास्टर, in that case both the mother and the child shall be recognized as free, दोनों ही यहां पे फ्री हो जाएं, राइट। चलिए खैर, एक सवाल आया हुआ है, पीवाईक्यू देखेंगे, राइट, है ना, बात करेंगे। तो बात हमने करी स्लेवरी की। नाउ हमने वापस आते, हम इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे थे जो है, तो हमने स्लेवरी डिस्कस कर लिया, राइट। हम बात कर रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर चीजें हमने देख ली, हमने समझा कि हाँ जो है एग्रीकल्चर किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, सरकार कितनी मेहनत कर रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, राइट। उसी से रिलेटेड हमने स्लेवरी का डिस्कशन भी कर दिया। कहानी और आगे बढ़ाते, वापस बात करते ट्रेड में वी विल फाइंड कि जो है स्टेट खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेट के अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, राइट। तो क्राफ्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अपनी फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि वीविंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, तो वो इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व है, वीविंग, स्पिनिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट माइनिंग। और हमने बात करी थी कि हाँ जो है वेपन्स और ऑल में तो स्टेट की मोनोपोली है, आयरन में तो जो है बहुत कंट्रोल है ना, लोहा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का नाम ही लोहा अध्यक्ष है, राइट। माइनिंग वाला जो ऑफिसर उसका नाम आकाराध्यक्ष है, तो आकाराध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष, है ना, इस तरह के बहुत सारे अध्यक्ष हैं जो इस साइड भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव रियलाइज कि हाँ भाई इकोनॉमी में क्या जो है ये जो एम्पायर है क्या वो डीप है, काफी डीप है यहाँ पे, ये बात हम लोगों ने समझी। तो इकोनॉमिक रेगुलेशंस की हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ हमने मेगास्थनीज की स्लेवरी वाली बात करी, राइट। हमने जो है समझा कि हाँ एग्रीकल्चर किस तरीके से जो है इंक्रीज किया जा रहा है। फिर हमने अर्थशास्त्र का टेक समझा स्लेवरी पे, दिस इज नॉट फ्रॉम आर.एस. शर्मा, दिस इज फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। फिर हम बात कर रहे थे जो है, हाँ इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं इकोनॉमिक रेगुलेशंस में कि हाँ जो इकोनॉमी है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसमें अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट। So now
तो वी विल फाइंड कि ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके, मेन तरीके हैं। एक तो वाया रिवर्स है, राइट, ये हमने पहले भी बात करी थी कि पटना में अगर आप देखिए, पटना, तो पटना से या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से आप किसी भी नदी में बैठ के निकल सकते हैं, राइट। कोई भी सामान आपको जो है अगर जो है ड्राइव करना है, सेल करना है, तो आप लेके जा सकते हैं। बीट गंगा नदी, गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन, राइट, है ना, किसी भी आप जो है नदी पे सेल कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा एक जो रूट है वो है रोड्स का रूट। बहुत सारी रोड सुनने में आ रही हैं कि हाँ बहुत सारी ऐसी सड़कें बन गई, ऐसा हमने पीछे भी डिस्कशन किया था, महाजनपदाओं से भी ऐसी बातें कर रहे थे, राइट। तो ट्रांसपोर्ट में अनदर फैक्टर इज रोड्स। तो पटना अगर आप देखिए तो पटना इज कनेक्टेड टू, अगेन अगर हम मैप पे चले वापस, तो मैप पे ओके, नाउ तो वी रियलाइज कि हाँ बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं। वी आर डिस्कसिंग ट्रांसपोर्ट, राइट, ट्रांसपोर्ट। तो एक तो हमने बात करी कि भाई जो है बहुत सारी नदियां, पटना जहां पे है वहां से बहुत सारी नदियां कनेक्ट कर रही हैं, तो वो तो एक पॉइंट है ही, हमने समझा, राइट। उसके साथ अगर हम देखें तो ये जो मार्क्स हैं ये भी कुछ रोड ही दिखा रहे हैं, ये भी कुछ रोड दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तो पटना इज कनेक्टेड टू नेपाल, ये कोई रोड जा रही है वाया वैशाली, राइट। कहते हैं पटना इज ऑल्सो, ये फुटहिल्स के द्वारा कलसी से भी कनेक्टेड है। दिस इज कलसी, दिस पॉइंट इज कलसी से भी कनेक्टेड है, एंड दिस रोड इज देन गोइंग टू पेशावर, राइट, है ना, पेशावर तक जा रही है रोड ये, है ना। तो इधर पुष्करावती, इधर पेशावर, तो पटना से पेशावर तक एक ही रोड कनेक्टेड है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोड जो कि पटना को कनेक्ट कर रही है आपकी नॉर्थ वेस्ट एरिया से, है ना, वन थिंग। सेकेंड देयर इज अनदर रोड जो आपकी सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट हो रही है पटना के साथ, राइट। दिस इज वाया मिर्जापुर। इनफैक्ट इसको ऐसे कर दो, सासाराम होते हुए, राइट, सासाराम होते हुए, मिर्जापुर होते हुए जो है सेंट्रल इंडिया में जा रही है। थर्ड एक और रोड की बात हो रही है विच इज गेटिंग कनेक्टेड टू तोशाली, धौली, जोगाड़ा, राइट, है ना। तो तोशाली कनेक्ट कर रहा है इस प्रोविंस में, और इसके बाद वो जा रही है आंध्रा में, इसके बाद वो जा रही कर्नाटका में। तो दिस इज हाउ पटना इज वेल कनेक्टेड। ऑल्सो इट इज कनेक्टेड टू बंगाल, राइट। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ रोड। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि बनारस में जो है, दिस इज वाराणसी, बनारस में जगह है चूनर, बनारस के पास एक जगह है चूनर, जहां पे पिलर्स बनाए जा रहे हैं, बढ़िया पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और फिर वो उसी नदी के रास्ते, इन्हीं रास्तों से क्या है, ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, यस, ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जब हमें सेंट्रल इंडिया कह रहे हैं, टेक्निकली वी मीन कि दिस विल कनेक्ट टू उज्जैन, राइट। सो दिस इज हाउ ऑल प्रोविंसेस आर कनेक्टेड। इधर तक्षशिला भी कनेक्टेड है, उज्जैन भी कनेक्टेड है, सुवर्णगिरी भी कनेक्टेड है, तोशाली भी कनेक्टेड, सारे लोग जो है इस तरीके से कनेक्टेड। तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। चलिए खैर, तो हम लोगों ने बात करी जो है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, प्रोविंशियल गवर्नेंस, राइट, है ना, यस, ओके। तो नाउ ओके, तो कम्युनिकेशन एंड ऑल हमने बात कर दी, राइट। अनदर थिंग जो है टैक्सेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। करेंसी की बात और कर लेते हैं, राइट, करेंसी। तो टैक्सेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, समहर्ता, सन्निधाता, राइट, है ना, जो है ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ टैक्स, करेंसी में देखें तो करेंसी अगर आप देखिए तो अगर आपको इतना बड़ा स्टेट चलाना है, इतने सारे लोगों को सैलरी देनी है, तो क्या स्टेट को अपनी करेंसी इशू करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आप ही बताइए, किसके भरोसे रहोगे कि हाँ कोई प्राइवेट कंपनी आपको करेंसी इशू करके दे? ये दिन वेट करेंगे आप? अगर इतना स्ट्रांग स्टेट है तो उसको अपनी करेंसी इशू करनी पड़ेगी। जैसे नंदास भी करते थे, तो वैसे ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य की या फिर मौर्यास की अपना एक पंच मार्क्ड कॉइन होगा, उसमें अपना सिंबल लगाएंगे, राइट, है ना, कि हाँ पीकॉक जैसा कुछ बना देंगे, क्रेसेंटेड हिल जैसा कुछ बना देंगे। तो दीज आर पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, दीज आर द मेन कॉइन्स।
बट इसके अलावा कुछ कॉपर कॉइन्स भी प्रेवलेंट है। हाँ भाई, कॉपर कॉइन का भी इस्तेमाल हो रहा है, राइट। कास्ट कॉपर कॉइन, डाइस्ट्रक कॉपर कॉइन्स भी जो है यहाँ पे प्रेवलेंट है, राइट, है ना। जरूरी है भाई, इतना आपको मार्केट ट्रांजैक्शन करना है, मार्केट एक्सचेंजेस करने हैं, लोगों को सैलरी देनी है, आर्मी को सैलरी देनी है, राइट, जो है आपके जो ऑफिसर्स है उनको सैलरी देनी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सैलरी अपने सिक्के खुद छापे, राइट, है ना, किसी और के भरोसे यहां पे ना रहे। ओके, दूसरा एम्पायर की एक बात डिस्कस करिए आर.एस. शर्मा जी ने कि हाँ भाई बड़ा डिफरेंस है एम्पायर में, तब की एम्पायर में और अब की एम्पायर में, राइट, है ना। बस छोटा सा डिस्कशन है, सुन लो खाली। ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी जो कॉलोनियल एरा है, अभी नहीं मतलब जो है अंग्रेजों के टाइम का जो एरा है, तो ये जो कॉलोनियल एरा है, ब्रिटिश रूल जो है, तो ब्रिटिश रूल में इट इज मोर अबाउट कि हाँ ऐसा एरिया जो आपको रॉ मटेरियल देता हो और आपसे फिनिश गुड देता हो, बहुत ही लेमन टर्म्स में, ये इसको क्या कहा जाएगा, ये एम्पायर कहा जाएगा। तो कॉलोनियल पीरियड में एम्पायर का मतलब कोई ऐसा एरिया जिसकी इकोनॉमी आपके कंट्रोल में हो। ऐसा हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया में बात करी थी कि कॉलोनी का मतलब ही क्या होता है। बट प्री इंडस्ट्रियल एरा में कहते हैं कि एम्पायर का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहां से आप टैक्स कलेक्ट करते हो, टैक्स एंड ट्रिब्यूट, वो आपकी एम्पायर का पार्ट है, आपकी एम्पायर में आता है, राइट। यही एक छोटा सा डिस्कशन इन्होंने और किया है, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने, ऐसी बात हमने और कर ली। ओके, तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड स्टेट, वी हैव डिस्कस्ड इकोनॉमी, राइट। स्टेट के कंट्रोल की बात कर ली है, इकोनॉमी की बात कर रही है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, विच इज कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना, चलिए अच्छा मुद्दा है ये भी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आइए समझते हैं। तो नाउ हम देखेंगे कि इस एरा में जो मॉडर्न एम्पायर है, स्पेशली अशोक पत्थरों में सोचने लग गए, राइट। पहली बार हमें कोई ऐसा राजा नजर आया जो कि पत्थरों की बात कर रहा है कि हाँ पत्थरों में होना चाहिए, राइट। जो भी करवाना है पत्थर में करवा लो, राइट, है ना। कुछ भी कराना है कि हाँ पत्थर में कराओ, ताकि हमेशा एग्जिस्ट करे, परमानेंट रहे, है ना, लगे किसी बड़े आदमी ने काम करा रखा है। अगर ऐसे लकड़ी उकड़ी का काम कराओगे तो जो है बारिश वारिश होगी, भीग जाएगी, टूट जाएगी, बेकार हो जाएगा, तो नाम खराब होगा। तो अगर जो है मजबूत काम कराना है तो पत्थरों में होना चाहिए। तो जो पत्थर वाला आइडिया है, दिस इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न एम्पायर एंड प्रिसाइसली अशोका, राइट, है ना। कि हाँ जो है अशोका जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पत्थरों में सोचने लग गए, उनका थॉट प्रोसेस ही अलग हो चुका है। तो स्टोन मेसनरी, तो ऐसे बहुत सारे अद्भुत कलाकार निकलेंगे, आर्टिजन निकलेंगे जो कि स्टोन में, क्योंकि क्या है कि जब सरकार डिमांड करेगी कि हमको ऐसे लोग हायर करने जो पत्थरों में बढ़िया काम करते हैं, तो लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, राइट, जनरेशन दर जनरेशन और अच्छा करने लगेंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, राइट, है ना। तो स्टोन मेसनरी कि हाँ भी बढ़िया पत्थर बनाना, एकदम स्मूथ चिकना, ऐसे हाथ रखो फिसल जाए, राइट, है ना, ऐसा पत्थर बनाना है, तो लोग उस पर काम करने लगेंगे। राजा ने कहा मेहनत करो भाई, राइट, है ना, पूछेंगे इधर उधर से कहाँ से होता है, क्या होता है, समथिंग। तो फिलहाल तो विल फाइंड कि हाँ स्टोन मेसनरी इस एरा में शुरू हुई है, और पाटलिपुत्र के पास एक जगह है कुमाराहार, राइट, है ना। तो कहते हैं, ऐसा मेगास्थनीज कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र का जो किला है, राइट, वो उतना ही खूबसूरत किला है जैसे ईरान की कैपिटल, है ना। तो पाटलिपुत्र उतना खूबसूरत किला है, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब खूबसूरती तो हमें अभी नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हाँ कुमाराहार करके एक जगह है, कुमाराहार, पटना के पास ही, जहाँ पे हमको जो है पिलर्स वगैरह मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे पिलर्स थे, एक पिलर्ड हॉल था, राइट। तो 84 पिलर्ड हॉल हमको मिलता है कि हाँ ऐसा कोई यहाँ पे रहा होगा, राइट। सिमिलरली हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा था कि हाँ भी जो है पिलर्स बनाए गए थे तो स्टोन में, राइट, है ना। कि हाँ भी चूनार में बनाए जा रहे हैं, चूनार सैंड स्टोन में बनाए जा रहे हैं, और उसे खूब घिसा जा रहा है, एकदम चिकना कर दिया जा रहा है, राइट। तो है ना, और प्लस मोनोलिथिक है, पूरा का पूरा एक शाफ्ट है, खाली यहां से अलग है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से कुछ अलग हो जाएगा, बट अदरवाइज जो है पूरा का पूरा क्या है, मोनोलिथिक हो जाएगा, राइट, है ना। ये यहां से अलग हो जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है देखेंगे आर्किटेक्चर में। तो फिलहाल व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि हाँ ये ओवरऑल एक मोनोलिथिक जो है आपको जो है एक शाफ्ट दिख रहा है, राइट, है ना। उसको पूरा पॉलिश कर दिया, उसमें अपनी चिट्ठी लिख दिया अशोका ने, जो भी वो कहना चाहते।
राइट। सो नाउ दिस इज लाइक कि एक तो बनाना इसको टफ है कि हाँ इतना बढ़िया बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, तो एक तो भाई ये बड़ी बात है। फिर ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में बड़ी बात है, राइट। इतने बड़े बड़े जो है भारी भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना इज अनदर बिग थिंग, राइट। तो इंजीनियरिंग फीएट है भाई, बड़ी बात इन्होंने करी। तो एक ये चीज इनके टाइम में हुआ है, हाँ ये जो है बढ़िया बात जो है, बढ़िया आर्किटेक्चर हमको देखने को मिला है, राइट है ना। अनदर थिंग विच अशोका हैज स्टार्टेड इज केव्स। केव बनाना शुरू किया अशोका ने। तो पहली बार किसी पत्थर को काट के, राइट है ना, किसी बहुत बड़ा सा ऐसे पत्थर रखा हुआ था, है ना, उसके अंदर ऐसे उसको काटा, उसमें दरवाजा निकाला, ऐसी डिजाइन बनाई। दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज गवक्षा, गवक्षा, ओजी स्टाइल, चंद्रशाला, ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो गवक्षा, तो ये जो गवक्षा स्टाइल इन्होंने बनाई है, राइट, यही पॉपुलर हो जाएगा, है ना, यही पॉपुलर हो जाएगा, हर कोई कॉपी करने लगेगा फिलहाल इस गवक्षा स्टाइल को। एनीवे तो नाउ तो ये इस तरीके का पूरा यहाँ हाथी बना दिया, ऐसे डिजाइन भी बना दी, है ना, ये प्रॉपर डिजाइन ऐसा करके बनाया। और इसके अंदर अगर आप जाइए तो पूरा खाली कर दिया है, पूरा रूम बना दिया पत्थर के अंदर, और इसको भी चिकना कर दिया है। अब क्या है, पत्थर पे जो काम कर रहे थे लोग, उनको चिकना करने की आदत थी, तो उन्होंने इसको भी चिकना कर दिया बिल्कुल। आप जाओ ऐसे चेहरा दिखाई देने लगेगा आपको, अरे ना ऐसे ऐसे शाइन मारेगा बिल्कुल, है ना, दिखाई देगा आपको, आप बाल बना सकते हैं अपने। तो फिलहाल एनीवे जोक है, राइट। तो मतलब है काफी हद तक शाइनिंग है, बट हाँ इतना भी नहीं, बट हाँ फिर भी कहते हैं कि हाँ काफी हद तक मिरर जैसा लगने लगता है। सो यू रियलाइज कि हाँ ये जो हिल्स हैं दीज आर बराबर केव्स, है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर बराबर केव्स। ये किनके लिए बनवाई गई हैं? ये बनवाई गई हैं आजीविका सेक्ट के लिए, ना ही जैन ना ही बुद्धिज्म, आजीविका सेक्ट। तो बराबर केव्स, तो ये जो फैशन है, ये अशोका ने नया फैशन क्रिएट कर दिया है, राइट। ये नया जो है यू कैन से केव खोदना, पत्थर ऐसे निकाल लेना, राइट, ये एक नया फैशन है। एंड दिस फैशन विच विल बी लाइक कि हाँ जितने बाद के राजा होंगे, अशोका के बाद के जो राजा होंगे, वो अशोका को कॉपी करेंगे, राइट है ना, कि अशोक ऐसा किया करते तो हम भी ऐसा किया करेंगे। तो यू विल फाइंड कि मौर्यन अंपायर के बाद एक अंपायर आएगी विच इज सतवाहनास। सतवाहनास कहते हैं कि सतवाहनास ने टोटल 460 केव्स बनवाई हैं, भाजा, करले, कन्हेरी, अजंता, राइट, बहुत सारी केव्स यहां पे बनवाई। क्यों? क्योंकि वो अशोक से इंस्पायर्ड थे, और उनका दरवाजा ऐसा ही है, जैसा भी आप देख के आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही दरवाजा। मोस्ट ऑफ द केव्स यूल फाइंड, मैक्सिमम केव्स यूल फाइंड कि हाँ यही दरवाजा उन्होंने बनाया, यही डिजाइन बनाया। क्योंकि किससे इंस्पायर्ड है? वो अशोक से इंस्पायर्ड है कि हाँ भाई अशोक ने जो है इस तरह की कभी केव बनवाई थी। तो केव फैशन में आ जाएगा, नॉट ओनली हेयर बट अदर प्लेसेस एज वेल। बट ये क्या है, हाँ कि सबसे ज्यादा हमें जो देखने को मिला यहां देखने को मिला, राइट। तो केव, अदर देन दिस विल फाइंड टेराकोटा के बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नॉट टेराकोटा क्या है कि क्ले है, मिट्टी है, राइट, उसी को आपने पका दिया तो बन गया। तो ये कोई बहुत जो है महंगी चीज तो है नहीं, राइट है ना। तो आपको टेराकोटा ऑलमोस्ट हर टाइम में मिलता ही मिलता है। तो एनीवे तो टेराकोटा यू विल फाइंड कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम बात कर रहे थे कि टेराकोटा के टॉयज हमको मिल रहे थे, तो वैसे ही टेराकोटा के स्कल्पचर्स वगैरह हमको यहाँ भी मिलेंगे, एनिमल्स, वुमेन, मदर गॉडेस एटसेट्रा, राइट है ना, बहुत सारे जानवर एंड ऑल हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। बट पत्थरों में एक और बड़ी फेमस स्टैचू है विच इज दीदारगंज की यक्षिणी, राइट है ना, दीदारगंज की यक्षिणी, है ना, ये पत्थर में जो है पत्थर से काढ़ी गई है। एंड यू विल फाइंड कि ये भी पूरी तरह से पॉलिश कर रखा है, राइट, इट इज ऑल्सो पॉलिश स्टोन ओनली, सेम जो है सेम टाइप से। So this was the whole contribution in art and architecture of Ashokan period, right है ना। बाकी हम जो है और जब कल्चर वगैरह की बात करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, राइट, और डिस्कशन करेंगे। बट एनीवे एक और पॉइंट है कि हाँ 84,000 अशोका ने स्तूपा बनवाए, है ना, बहुत सारे स्तूपास में भी जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। भाई ऐसा हमें 84,000 तो हमको नहीं मिले, है ना, लेकिन जो है हमें पता है, ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने बाकी सारे स्तूपा खोले जो पहले बने हुए थे, 8-9 स्तूपा, उनमें से रेलिक्स निकाला, अशोका जो बुद्धा है, बुद्धा के रेलिक्स निकाले और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे कुछ 84,000 स्तूपास बनवाए। खैर एनीवे जो है विल टॉक अबाउट दिस इन कल्चर, बट अभी फिलहाल बात करते हैं तो स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर एंड दी स्टेट सिस्टम। चौथे मुद्दे पे आते हैं कि मटीरियल कल्चर स्प्रेड हो रहा है। भाई ये क्या हो रहा है, जरा मुद्दा समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें ये बात कही जा रही है कि पहली बात मटीरियल कल्चर होता क्या है, व्हाट इज मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर समझो इस बात को कि मटीरियल कल्चर अगर मैं और तुम मान लो जो है लेट से जंगल में जाके कुछ दिन रहने चल रहे, राइट है ना, जंगल में रहे हम लोग और जंगल में जो है जो हमें फूल पत्ती मिले उसी को खा लें, राइट है ना, फूल जो भी मतलब फूल नहीं फल जो भी मिले उसी को खा लें,
उसी में लकड़ी वकड़ी से अपना कुछ घर बना लें और उसी घर में रह लें, इसी तरह हम लोग मान लो सर्वाइव कर लें। तो अगर मान लो हम खत्म भी हो गए, राइट है ना, मान लो ये वाली रेस खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या कुछ मिलेगा वापस? कुछ नहीं मिलेगा, राइट है ना, कि हाँ हमने फूल जो है पौधे है फल खाए थे या फिर लकड़ी का घर बनाया था, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। तो हमारा कुछ अवशेष ऐसा जो है नहीं मिलेगा। तो क्या है, कोई मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कोई मटेरियल हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोचो आज के हिसाब से देखो, राइट, कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर ह्यूमैनिटी ना रहे, राइट है ना, और मान लो कोई एक नई जनरेशन या दूसरा कोई प्राणी जो है आता है, एक्सकेवेशन करता है, खुदाई करता है, तो है ना, तो ये फोन निकलेगा, चश्मा निकलेगा, राइट, टेबल निकलेगी, राइट, लैपटॉप निकलेगा कि हाँ जो है अरे लैपटॉप रखा हुआ था, है ना, जो है रिमोट रखा हुआ था, पेन रखा हुआ था, ये सारा मटीरियल निकलेगा। तो क्या है कि मटीरियल कल्चर इज बेसिकली जैसे जैसे आप और मटीरियल यूज करते जाएंगे और ज्यादा मटीरियल्स बटोरने लगेंगे, ज्यादा बिल्डिंग्स बनने लगेगी, आर्किटेक्चर छाने लगेगा, तो ये जो कल्चर है टेक्निकली दिस इज मटीरियल कल्चर, राइट। और मटीरियलिज्म क्या है कि जब इसी आप होड़ में लग जाते हैं कि हमको और चाहिए, हमको और बड़ा घर बनाना है, हमको 2 लैपटॉप चाहिए, हमको 3 टीवी चाहिए, जब आप इस तरह से मटीरियल बटोरने लगते हैं तो वही उसी को मटीरियलिज्म कह देते हैं, राइट है ना, कि हमको एक आईफोन और चाहिए, नया आईफोन आ गया है, राइट, हमारा अभी पुराना वाला पुराना हो गया है, अब हमको एक नया आईफोन चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस क्या है, दिस इज मटीरियलिज्म। तो मटीरियल कल्चर, ये जो मटीरियल वाला कि हाँ नई नई चीजें आप बना सकते हैं या नई नई चीजें ला सकते हैं, ये जो कल्चर है दिस इज मटीरियल कल्चर। तो मुद्दा है स्प्रेड ऑफ द मटीरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम। दो चीजों के स्प्रेड की बात करनी है, मटीरियल कल्चर के स्प्रेड की बात करनी है, स्टेट सिस्टम के स्प्रेड की बात करनी है। तो पहले तो टॉपिक समझा हमने। नाउ इन दिस अशोकन एम्पायर या मौर्यन एम्पायर वी विल रियलाइज कि ये जो पाटलिपुत्र के पास जो इंफॉर्मेशन है, या फिर पाटलिपुत्र भी मत कहो, ये जो कोर पार्ट राइट, यहां का जो कल्चर है विच इज लाइक कि वो फ्लरिश कर गए, महाजनपदास का कोर था, तो यहां पे मटीरियल कल्चर था या मटीरियल कल्चर ग्रो कर रहा है। और अब ये जो मटीरियल कल्चर है ये आपका फ्लो करेगा सदर्न इंडिया में एंड बंगाल में। तो नॉर्थ ईस्ट साइड भी फ्लो करेगा, सदर्न साइड भी फ्लो करेगा, राइट है ना। इस साइड तो खैर अकैमुलेट रह ही चुके हैं, है ना। तो स्पेशली वी आर कंसर्न अबाउट सदर्न इंडिया का फ्लो, और थोड़ा बहुत बंगाल की साइड का फ्लो, राइट। इसके बारे में हम लोग कंसर्न है कि जो भी मटीरियल कल्चर है, अब आप कहेंगे सर क्या क्या मटीरियल कल्चर बात करते हैं, बट जो भी मटीरियल कल्चर यहां पे ग्रो हुआ है इस इंडो गैंजेटिक जोन में, राइट, इस एरिया में, राइट, ये कल्चर क्या है, अब कल्चर वो स्प्रेड कर रहा है, थॉट प्रोसेस स्प्रेड कर रहा है। नाउ क्यों स्प्रेड कर रहा है? वो स्प्रेड इसलिए कर रहा है कि नाउ दिस होल एरिया इज अंडर मौर्यन एम्पायर। तो टेक्निकली क्या है कि अब जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल यूनिटी आई है, पॉलिटिकल यूनिटी आ गई है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया है। तो इस पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडर्स और मिशनरीज जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स, ब्राह्मण्स, क्या ये लोग ट्रैवल करने लगेंगे? क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नीचे आना पड़ेगा अपना पूरा स्टेट कंट्रोल, स्टेट सिस्टम को लेके? तो क्या ये अपना स्टेट सिस्टम जगह जगह ले आएगा? राइट। सिमिलरली ट्रेडर नया माल ढूंढ रहा है, नया मार्केट ढूंढ रहा है, राइट, वो भी घूमेगा कि हाँ भाई हमसे सामान खरीद लो या फिर क्या बेच दो समथिंग। तो ट्रेडर भी यही काम कर रहा है। यस, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, जैन मॉन्क है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्प्रेडिंग देयर संघा, राइट। तो क्या वो भी ये काम कर रहा है? यस, ब्राह्मण्स भी कर रहे हैं, ऐसे में भी मोर। बट ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वाया दिस मीडियम, ये जो ट्रांसमिशन है ये अपने साथ कल्चर लेकर आ रहा है। जैसे एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहला कल्चर अगर हम समझें, सबसे पहली बात तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अशोका ने कहा कि हाँ उसने यहाँ पे पिलर विलर लगा दिए, राइट है ना, यहाँ पे कोई जो पत्थर लगा दिया है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर वत्थर लगा दिए, मतलब ये सब अशोका के अंपायर है। यानी स्टेट कैसा चलाना है, राइट, स्टेट कंट्रोल। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्वामी कोर होता है, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होता है, आर्मी में ऑपरेट ऐसे करेंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो स्टेट सिस्टम है, क्या ये इंफॉर्मेशन जो पहले यहां पे हुआ करती थी, अर्थशास्त्र में लिखी थी, क्या वो हर जगह स्प्रेड हो जाएगी? कल को यहां पे कोई दूसरी अंपायर क्रिएट होगी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अभी सतवाहनास की हम लोग बात कर रहे थे,
राइट। तो यहां पे अगर सतवाहनास आएंगे तो क्या उनको भी पता होगा कि मौर्यन अंपायर कैसे ऑपरेट करती थी, राइट। आर्मी कैसे चलानी है, अपनी करेंसी होनी चाहिए, ये फायदा वो फायदा, एक्सपेंशन कैसे करना है एग्रीकल्चर में, क्या इनको आइडिया होगा, क्या ये ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली अशोकन टाइम में हम बात सुनते हैं, लेट्स से देयर आर सत्यपुत्रास, ये छोटी छोटी किंगडम्स हैं जो अशोका के राज्य का पार्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे केरला पुत्र है, केराज, केरला पुत्र, राइट। यहाँ पे नीचे पांड्याज हैं, मेगास्थनीज भी पांड्याज का जिक्र करते हैं। मेगास्थनीज कहते हैं कि यहाँ पे कोई फीमेल रूलर है, राइट, जो कि ट्रू नहीं है शायद, बट यस। प्लस यहाँ पे चोलास की बात हो रही है, ये जिक्र अशोका ने अपनी राइटिंग में करा हुआ है, राइट। एडिक्ट 13 में उन्होंने जिक्र करा हुआ है कि हाँ इस तरह की स्टेट्स हैं। प्लस ताम्रपानी है, श्रीलंका, ताम्रपानी। तो नाउ क्या ये जो राज्य है ना, राज्य, नॉट ओनली दिस बट यहाँ पे एक जो है सुंगास भी आएंगे, बट एनीवे ये जो राज्य हैं, क्या ये राज्य सीख जाएंगे कि हाँ इतना बड़ा राज्य कैसे चलाया जा सकता है, तो छोटा राज्य कैसे चलाया जा सकता है। तो क्या ये अर्थशास्त्र से अशोका के राज्य से सीखेंगे, क्या ये स्टेट सिस्टम ट्रांसफर हो जाएगा, विल रियलाइज यस, राइट। दिस इज हाउ दिस स्टेट सिस्टम जो आइडिया है ना, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आइडिया हो, पावर ऑफ द किंग का आइडिया हो, राइट, सोशल ऑर्डर का आइडिया हो, राइट, आर्मी रन करने का आइडिया हो, ये जितने भी सारे आइडियाज हैं ये स्प्रेड कर जाएंगे और ये आगे जो भी स्टेट्स आने वाले हैं ये इन आइडियाज को यूज करें। ये बात हो गई पॉलिटिकल साइड, ये बात हो गई स्टेट सिस्टम की। यहाँ जो स्टेट रन करने का तरीका है वो अब सबको पता है, सब लोग उसे फॉलो करेंगे और अशोका ने जो ट्रेंड सेट कर दिया है उसी पे ऑपरेट करते रहेंगे। अनदर थिंग, बाकी चीजें अगर हम देखें तो बाकी चीजें जो स्प्रेड कर रही हैं, एक दूसरी शीट लेते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाँ बाकी चीजें जो स्प्रेड कर रही हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाँ ये कोर एरिया है और कोर एरिया से बहुत सारी चीजें स्प्रेड हो रही हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्प्रेड हो रहा है इज यूजेज ऑफ आयरन। तो स्टील फॉर्मेशन अशोकन एम्पायर या मॉडर्न एम्पायर को जो है एंड तक पता चल चुका है, आता है उनको, राइट। तो स्टील फॉर्मेशन या फिर आप समझिए आयरन, तो आयरन से वेपन भी बन रहे हैं और टूल्स भी बन रहे हैं। अब वेपन में भले मोनोपोली हो बट टूल्स में तो भाई ऐसी कोई मोनोपोली स्टेट की नहीं है, तो टूल्स बहुत सारे बनेंगे, सॉकेटेड एक्सेस बनेंगे, फावड़े बनेंगे, प्लॉ बनेगा, हल बनेगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे जो है आपके टूल्स बन रहे हैं। अभी जो टूल्स बन रहे हैं तो ये जगह जगह स्प्रेड होने लगेंगे, जगह जगह इस्तेमाल होने लगेंगे, लोग जंगल काटने लगेंगे, आयरन यूज करने लग जाएंगे, राइट, है ना। और जो है ये जो टेक्नोलॉजी, आयरन की जो टेक्नोलॉजी है ये पूरे इंडिया में पहुंच जाएगी। हैविंग सेड दैट, जो है एक डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे जो कहेगा कि यहां पे ऑलरेडी आयरन टेक्नोलॉजी है विच इज बाय मेगालिथ बिल्डर्स। ऐसा आपकी किताब में लिखा भी होगा, आप कहेंगे सर ने बात ही नहीं करी, कटा दिया। नहीं, कटाया नहीं है, राइट, डोंट वरी, हम बात करेंगे बट संगम के साथ बात करेंगे, अभी नहीं, राइट। अभी मुद्दा नहीं आया है, जब हम पढ़ेंगे यहाँ की हिस्ट्री, संगम की बात करेंगे तब मेगालिथिक बिल्डर्स में आपको पढ़ाऊंगा, डू नॉट वरी। तो यहाँ पे पहले से भी आयरन की नॉलेज है, बट ये जो प्रकांड नॉलेज है, राइट, फुल अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टीज जो कि स्प्रेड हो रही है आयरन की, दिस इज द गेम चेंजर। इसके साथ साथ अनदर फैक्टर विच इज कमिंग डाउनवर्ड्स इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। बहुत सारे शहर क्रिएट होने लगेंगे और शहरीकरण में भी अब जो आर्किटेक्चर आ रहा है बेस्ड ऑन वुड, बेस्ड ऑन स्टोन, राइट, ये गेम चेंजर है। हर जगह ये ऐसा यूज होने लगेगा, हाँ, हर किसी के दिमाग में आ जाएगा पत्थर का बनाएंगे, अच्छा बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, तो व्हाई नॉट, तो पत्थर का बनाना चाहिए, राइट। प्लस इसी में समझेंगे कि अर्बनाइजेशन के साथ राइटिंग भी नीचे आ गई है। क्या नीचे की स्टेट्स को हेल्प करेगी? हाँ भाई, आप कहेंगे सर कहाँ राइटिंग आ गई थी? अरे आ गई थी भाई, हमने कहा ना कि यहाँ पे पत्थर लगा दिया है, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा है, राइट, यानी कि पढ़ने वाले लोग यहाँ भी है, तो यानी कि यहाँ भी राइटिंग वगैरह आ चुकी है। तो राइटिंग हेल्प्स इन लॉट ऑफ थिंग्स, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है कैसे मदद करती है। तो राइटिंग भी साउथ में आ गई है, राइटिंग भी साउथ में आ गई। कौन सी स्क्रिप्ट आ गई है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। विच स्क्रिप्ट का नाम क्या है दोस्त? कौन सी स्क्रिप्ट है भाई? सवाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस एक और चीज कि हाँ यहां पे भी वुड हमने बात करी कि हाँ वुड का इस्तेमाल होगा। चलिए ये तो हमने बात कर ली। मॉडर्न एम्पायर के एंड तक आते आते एक और चीज बहुत ही प्रोमिनेंट हो रही है विच इज यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स।
तो महाजनपदास में यह मड ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे, राइट। लेकिन अब जो ब्रिक दिख रहा है, अब हमको ब्रिक दिखाई दे रहा है बर्न्ट ब्रिक। बर्न्ट ब्रिक पॉपुलर हो रहा है। लेट मी शो यू बर्न्ट ब्रिक, राइट। तो बर्न्ट ब्रिक्स, तो दिस इज बिकमिंग पॉपुलर। अब बर्न्ट ब्रिक का फायदा यह है कि बर्न्ट ब्रिक का फायदा यह है कि बारिश हो, जो है कुछ भी हो, हवा चले, राइट, ये कहीं नहीं जाने वाले, मजबूत स्ट्रक्चर है। लकड़ी वकड़ी भीग जाती, बेकार हो जाती, खराब हो जाती है, राइट। तो वुडन स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा जो है बेटर स्ट्रक्चर क्या है, बर्न्ट ब्रिक्स, राइट। तो बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल होने लगेगा, यस, बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल होने लगेगा। ये भी जो है क्या नीचे परकुलेट कर जाएगा, साउथ इंडिया चला जाएगा, यस। अनदर थिंग विच इज बिकमिंग फेमस इज रिंग वेल्स। इस तरह के वेल्स, रिंग वेल्स, राइट। अब कहीं भी आप पानी का जुगाड़ कर सकते हैं, एक रिंग वेल का जुगाड़ कर दीजिए, बना दीजिए, राइट, है ना। ये टेराकोटा के जो है वो होती है, शीट्स होती हैं, राइट, टेराकोटा के से जो है रिंग्स होती हैं, राइट, उससे करके इस तरह का रिंग वेल बना दीजिए, उससे पानी भर गया। अब जो है आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, जरूरी नहीं नदी के पास रहें, कहीं भी जाके आप सेटल हो सकते हैं। तो रिंग वेल क्या जो है इसका इस्तेमाल होने लगेगा, यस। कहीं कहीं सोक पिट की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि भाई कहीं जगह पानी इकट्ठा करवाना है तो रिंग वेल में डाल दिया तो वो सोख लेगा, है ना, घुल जाएगा पानी, कहीं इकट्ठा नहीं होगा, खराब नहीं होगा, राइट, है ना, हाइजीन के लिए अच्छा है। तो बर्न्ट ब्रिक्स एंड रिंग वेल्स अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, यस। तो एक और चीज आप लिख सकते हैं, बर्न्ट ब्रिक तो लिख ही दिया, एक और चीज आप इसमें लिख सकते हैं कि रिंग वेल्स पॉपुलर होने लग गए हैं, यस। रिंग वेल्स भी हर जगह यूज होने लगे। तो हमने बात करी स्टील की, हमने बात करी राइटिंग की, बर्न्ट ब्रिक्स की, रिंग वेल्स की, अर्बनाइजेशन, टिम्बर, राइट। प्लस क्या अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टोन की, तो स्टोन यूजेज कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो रहा है। और हम लोगों ने सीखा कि केव्स, एग्जांपल भी दिया मैंने आपको कि सतवाहनास बहुत सारी केव्स बनाने लगेंगे। केव्स और स्टोन यूजेज इन जनरल, जैसे कि मूर्ति बनाने के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए, इस तरह से स्टोन का यूजेज बढ़ने लगेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट इज कॉइन, राइट। कि कॉइन का यूजेज नीचे के स्टेट्स को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कॉइन से फायदा होता है, ट्रांजैक्शन बढ़िया हो पाएगा, इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, अपना कॉइन छापो। तो हाँ भाई हम देखेंगे सतवाहनास अपना कॉइन छापेंगे, हालांकि वो डिफरेंट कॉइन हमको दिखेगा, बट हाँ उनके पास भी अपना कॉइन होगा। प्लस वन ऑफ द फेमस पॉटरी वी हैव इज, जो पॉटरी इस एरा की पॉटरी है, हम लोगों ने बात करी NBPW पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। कैसे दिखती है, अरे कहाँ गया, हाँ ऐसी वाली पॉटरी हमने पहले भी देखी थी। क्या ये पॉटरी जगह जगह हमको इसके रिमेन्स मिलेंगे, है ना, इसके जो है शर्ट्स मिलेंगे, शर्ट्स बोलते हैं, शर्ट्स, SHERDS, पॉटरी शर्ट्स, पॉटरी शर्ट्स। क्योंकि जब खुदाई करो तो ऐसा नहीं मिलता, ऐसा टुकड़ा मिलता है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, तो जो टुकड़े होते हैं उन्हें पॉटरी शर्ट्स बोलते हैं, राइट। तो हमें पॉटरी शर्ट्स मिलेंगे, हाँ भाई इस तरह हमें टुकड़े मिलेंगे। एक और चीज जो हम ऐड कर सकते हैं कि क्या जो है स्प्रेड हो रहा है इज, अरे कहां चला गया, इज स्पोक्ड व्हील्स। बढ़िया व्हील, स्पोक्ड व्हील जो है जगह जगह जा रहा है, स्पोक्ड व्हील। तो दीज आर दी मेजर फैक्टर्स। मान लो ये मेन से भी आ जाए कि हाँ भाई स्प्रेड बताइए, तो आप स्टेट सिस्टम की स्प्रेड की बात कर सकते हैं। और ये सारे जो है आइडियाज हैं, ट्रेड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये जो स्प्रेड हो रही है साउथ इंडिया की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ, दिस इज समथिंग यू कैन डिस्कस। ओके, अनदर थिंग जो RS शर्मा जी डिस्कस करते हैं, वो बात करते हैं जो है, एक उन्होंने बात करी है महास्थान की, राइट, है ना, कि हाँ भाई जो है स्प्रेड आप देखिए तो आपको महास्थान इस जगह पे आपको इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, दिस इज वन थिंग, महास्थान, दिस इज इन बांग्लादेश नाउ। तो एक महास्थान की बात करी है कि महास्थान इंस्क्रिप्शन हमको मिल रहा है बोगरा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। दूसरी इन्होंने बात करी है कि हमको NBPW के शर्ट्स मिल रहे हैं इन दीनजपुर में, राइट। दीनजपुर भी आपका यहीं लगेगा, बंगाल साइड, दीनजपुर। तो दीनजपुर में हमको शर्ट्स मिल रहे हैं। प्लस दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि चंद्रकेतुगढ़ इन वेस्ट बंगाल। तो चंद्रकेतुगढ़, तो आपका कलकत्ता के पास एक जगह है चंद्रकेतुगढ़। तो कुछ साइट्स जो है इन्होंने कही है चंद्रकेतुगढ़, राइट। और चंद्रकेतुगढ़ हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर टेराकोटा, टेराकोटा की इमेजेस वगैरह के लिए चंद्रकेतुगढ़ हमेशा फेमस रहा है। तो चंद्रकेतुगढ़, तो यहाँ पे फिलहाल हमें NBPW के शर्ट्स मिल रहे हैं, यस। यानी कि ये जो एम्पायर है वो इधर स्प्रेड हो चुकी है, इसका कल्चर इधर भी स्प्रेड हो चुका है। तो हम लोग साउथ इंडिया तो बात करी ही, तो साथ ही साथ बंगाल साइड भी जा रहे हैं। यहीं पे एक और बात ये कहते हैं कि एक तो हम महास्थान की बात कर रहे हैं, महास्थान दीनजपुर की बात कर रहे हैं, राइट। और प्लस हमने बात करी जो है चंद्रकेतुगढ़ की, चंद्रकेतुगढ़। प्लस यहीं पे आज जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के पास एक जगह है शिशुपालगढ़,
शिशुपालगढ़। तो शिशुपाल का फोर्ट है ना, माइथोलॉजिकल जो है, सॉरी महाभारत में आप शिशुपाल जी का नाम सुनते हैं, तो शिशुपाल का गढ़ की हाँ भाई उनका फोर्ट है, उनके नाम से जो है शिशुपालगढ़ है। तो शिशुपाल का गढ़ का भी जो है जिक्र यहाँ पे डिस्कशन हमें देखने को मिलता है। और शिशुपालगढ़ की खास बात क्या है, वाई आर एस शर्मा जी डिस्कसिंग शिशुपालगढ़? तो शिशुपालगढ़ की वो बात कह रहे हैं कि हाँ जो है यहाँ पे हमको NBPW मिल रहा है, राइट है ना, हमें जो है आयरन इंप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, पंचमार्क कॉइन्स मिल रहे हैं, यानी कि सारा कल्चर क्या ये यहाँ पे पहुंच रहा है भुवनेश्वर के पास, शिशुपालगढ़। यस। नाउ व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर इज कि यहाँ पे शायद ये जो सेटलमेंट है ये कलिंगा को कॉन्कर करने के बाद अशोका ने सेटलमेंट्स प्रमोशन किया है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि हाँ अशोका इंसेंटिवाइज करेगा सेटलमेंट्स के लिए कि हाँ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन को सेटलमेंट हो जाए, तो ये सेटलमेंट अशोका ने पुश किया हुआ है, राइट। तो शिशुपालगढ़ एक और नाम ध्यान रखेंगे, शिशुपालगढ़, जहां पे हमें सारा मटेरियल कल्चर का डिफ्यूजन दिखता है कि हाँ भाई कलिंगा साइड में भी हमें ये पूरा कल्चर जो हम बात कर रहे हैं कलिंगा साइड में डिफ्यूज होता हुआ नजर आएगा, राइट। चलिए इसके अलावा मेगालिथ बिल्डर की हमने बात करी कि मेगालिथ बिल्डर हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। सेम साउथ इंडिया में अगर हम जाएं तो अमरावती में हमको इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, राइट। तो आंध्र एंड कर्नाटका वहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन वगैरह मिल रहा है, राइटिंग्स वगैरह मिल रही हैं विच शोज कि हाँ जो है वहाँ पे भी कल्चर पूरा आ चुका है, राइट है ना। तो ये डिस्कशन हमने पूरा कर दिया, राइट। हमने बात करी कि स्टेज मेकिंग एंड ऑल, राइट, कलिंगा तक पहुंच रहा है। एक छेदी किंगडम हमको यहाँ कलिंगा में ही देखने को मिलेगी आगे जाके। क्यों हम बात कर रहे हैं छेदी किंगडम की? ये बिल्कुल सतवाहनास की तरह कि हाँ छेदी किंगडम भी आ रहा है, तो कहने का मतलब आगे की जो किंगडम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं अशोकन जो है सिस्टम से, चाहे वो सतवाहनास हो चाहे वो छेदी, राइट है ना, कि हाँ वो इंस्पायर्ड है कुछ ना कुछ या बहुत सारी चीजें वो लोग कॉपी करेंगे, बी इट लैंग्वेज, बी इट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राइट है ना, बहुत सारी चीजें हमें सेम नजर आएंगी वहां पे। ओके, प्लस हमने साउथ इंडिया की बात करी थी, हमने डिस्कशन किया कि हाँ केरला पुत्र हैं, सत्यपुत्र हैं, चोलास हैं, पांड्यास हैं, ताम्रपानी है, राइट, ऐसा बाउंड्री पे हैं। क्या ये स्टेट का पार्ट है? क्या अशोका के राज्य का पार्ट है? नहीं, अशोका के राज्य का पार्ट नहीं। माय सजेशन इज कि हाँ ये वाला जो मैप है पूरा जूम करके थोड़ा सा एक बार देखे रहो, रिकॉग्नाइज करे रहो कि हाँ कहाँ पे कौन सी जगह है, राइट, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो एनीवे वी हैव डिस्कस कि हाँ ये लोग भी काफी हद तक स्टेट फॉर्मेशन में इंस्पायर्ड होंगे बाय अशोका। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेटलमेंट वाला कि हाँ जो है कौटिल्य ऐसे कहते हैं कि नए सेटलमेंट बनाने चाहिए, राइट है ना, नए सेटलमेंट बनाने चाहिए कि भाई जब आप एक्सपैंड कर रहे हो तो आपको नए सेटलमेंट्स थोड़े से बनाने चाहिए और उसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि जो वैश्य हैं और शूद्र हैं, राइट, शूद्र लेबर्स एंड ऑल, उनको आप ओवर पॉपुलेटेड एरिया से पुल करिए, उनको हेल्प करिए, टैक्स रिमिशन दीजिए, कैटल प्रोवाइड करिए, सीड्स प्रोवाइड करिए, मनी प्रोवाइड करिए। ये हमने डिस्कशन किया था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में, राइट है ना। इससे क्या होगा कि आपका कल्टीवेशन और बढ़ेगा, नए नए एरियाज कल्टीवेशन में आ जाएंगे। दिस वाज एडवाइस्ड बाय कौटिल्य। अभी क्या है कि बुक में थोड़ा सा आगे पीछे हम लोगों ने एक साथ सही जगह पर डिस्कस कर दिया, राइट है ना, कि ये थोड़ा सा बाद में दिया हुआ था, हालांकि पहले दे देना चाहिए था, एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीजें एक साथ दे देनी चाहिए थी, कंफ्यूजन नहीं होता, अलग अलग जगह देते तो कंफ्यूजन हो जाता, तो इसलिए हमने पहले डिस्कस कर दिया था। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, अनदर थिंग विच जो है RS शर्मा जी इज टॉकिंग अबाउट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि अशोका का राज्य इस जोन में जो ट्राइबल बेल्ट है, राइट, ट्राइबल बेल्ट में कितना कंट्रोल था अशोका का, वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर, बट अशोका हैज डेफिनेटली ट्राइड अकल्चरेशन। तो एक वर्ड यूज करते हैं अकल्चरेशन, आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अकल्चरेशन इज नथिंग बट कोई एरिया है जो बेसिकली अभी कल्चर का पार्ट नहीं है, उसे कल्चराइज कर दो, राइट। तो टेक्निकली दिस इज नथिंग बट ट्राइबल अकल्चरेशन इज नथिंग बट ट्राइबल एसिमिलेशन। ट्राइबल एसिमिलेशन, इसके तहत अशोका क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे अगर लेट से कोई ट्राइब रहती है, उसको अगर सेटलमेंट की तरफ लेके आ जाए, अगर वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर जाए और वो धर्म को फॉलो करने लग जाए तो बात बन जाएगी, राइट, यही चाहते हैं। एंड दिस इज ट्राइबल एसिमिलेशन, दिस इज अकल्चरेशन। तो ऐसा जो है ऐसी कोशिश अशोका ने करी है, राइट है ना, कि हाँ जो है इसीलिए उन्होंने क्या अपॉइंट करे हैं, ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट करें,
राइट। तो सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल्स जो है उनको असिमिलेट करने के लिए उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट करे हैं जिनका काम है ट्राइबल कम्युनिटीज को जो है जो कल्चर ऑफ गंगा है, जो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल जो यू कैन से सेटलमेंट का कल्चर है उसकी तरफ अडॉप्ट करवाना है, राइट, एसिमिलेट करवाना है। इससे क्या होगा, इनका अशोका का मानना है कि हाँ जो धम्मा है वो इन्फ्यूज होगा, तो उससे क्या होगा, ऑर्डर क्रिएट होगा और जो आपके ट्राइबल्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड टू सेटल्ड टैक्स पेइंग पीजेंट लाइफस्टाइल। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी होने लगेगा, टैक्स और आने लगेगा, खेती और होने लगेगी, बढ़िया। तो ट्राइबल एसिमिलेशन ऐसा भी लिखा है कि कई जगह एग्जांपल हमको मिलते हैं कि कई जगह हंटर्स और फिशरमैन जो हैं वो सही में ट्रांजिट कर जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे टू द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। तो ट्राइबल एसिमिलेशन इज अनदर फैक्टर ड्यूरिंग जो है अशोकाज रेन, यस, नॉट ओनली ड्यूरिंग अशोकाज रेन, बट ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये पीक बातें, क्यों हम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि ये पीक बातें और हर टाइम में हमको यही सब रिपीट होता हुआ नजर आएगा। राइट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरा, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू जो है इकोनॉमी हो, राइट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरा और इसके आगे इसी का यू कैन से टोन डाउन वर्जन जगह जगह दिखेगा मैं। तो अगर ये समझ लिया तो बाकी सब आराम समझ जाओगे, राइट, है ना, कि अगर ये ट्राइबल एसिमिलेशन समझ गया तो इसी को कॉपी करेंगे, है ना, बाकी लोग भी यही सब करेंगे। सो हमने बात कर ली है जो है स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम कि किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। लास्ट पॉइंट टेकअप करते हैं विच इज कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन एम्पायर क्यों डिक्लाइन हो गया, इतना बढ़िया एम्पायर, इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो सकता है, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग। तो डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो नाउ सो मौर्यन एम्पायर हम देखें अगर तो सबसे बड़ा रीजन जो है, राइट, सबसे बड़ा रीजन है ब्राह्मणिकल, या सबसे पहला रीजन कह सकते हो, बड़ा जरूरी नहीं है, सबसे पहला रीजन जो माना जाता है, ऐसा आर एस शर्मा जी भी कहते हैं कि पहला रीजन जो है ब्राह्मणिकल रिएक्शन, राइट। क्या मतलब हुआ इसका, तो सवाल है कि वाई डिक्लाइन, वाई मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन हो गया भाई, इतना अच्छा क्रिएट किया तो कैसे डिक्लाइन हो सकता है। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज ब्राह्मणिकल रिएक्शन। आप समझिए इस बात को थोड़ा सा, ब्राह्मणिकल रिएक्शन। अब अशोका इतना ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो गए हैं बुद्धिज्म से, क्या कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणिकल रिलीजन के लिए सेटबैक है, राइट, ब्राह्मणिकल रिलीजन थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाएगा, यस। तो जो उनका बुद्धिज्म की तरफ इन्फ्लुएंस है या फिर रुझान है, राइट, वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म जो है आगे जा रहा है और ब्राह्मणिज्म बैकफुट पे जा रहा है। तो बुद्धिज्म का राइज जो है, क्या ये सबको पसंद आएगा, नहीं, राइट। दिस इज लाइक कि हाँ इसको रेजिस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अशोका प्रमोट कर रहे हैं प्राकृत, और जो वैदिक रिलीजन है, ब्राह्मणिकल रिलीजन है, वो चाहता है कि संस्कृत प्रमोट हो, राइट। सिमिलरली अशोका बात कह रहे हैं कि एनिमल किलिंग नहीं होनी चाहिए, एनिमल किलिंग के खिलाफ है, और ब्राह्मणिकल साइड, वैदिक साइड हम बात कर रहे थे कि एनिमल सैक्रिफाइस करनी होती है, राइट। प्लस अशोका रिचुअल्स के खिलाफ है, और ब्राह्मणिकल साइड हम बात कर रहे थे कि हाँ रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अशोका ये टर्म लेकर आए ना, अगेन इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अशोका ने इंप्लीमेंट किया व्यवहार समता, व्यवहार समता, समता मतलब इक्वालिटी, है ना, समता मतलब इक्वालिटी, व्यवहार मतलब बिहेवियर या फिर कस्टम्स। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेंगे विद वर्णास, विद लोअर वर्णास या लोअर कास्ट, हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हर कोई हमारे लिए बराबर है। तो अशोका यहाँ पे एक्चुअली खिलाफ हैं ऐसा सोशल हायरार्की के, यहाँ कोई ऊपर है कोई नीचे, हाई कास्ट लो कास्ट है, अशोका इसको सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट एक और टर्म है दंड समता। तो दंड समता जो है अशोका कहते हैं कि किसी को दंड वर्ण के बेसिस पर नहीं दिया जाएगा, राइट, कि तुम जो है सेम तुमने क्राइम किया है, बट अगर तुम लेट्स से ए वर्ण के हो, अपर वर्ण के हो, तो तुम्हें कम सजा मिलेगी, अगर तुम लोअर वर्ण के हो तुम्हें ज्यादा सजा मिलेगी, ये सब अशोकन एम्पायर में नहीं होगा। तो व्यवहार समता, दंड समता। दूसरी तरफ ब्राह्मणिकल रिलीजन है जो कि बात करता है धर्मसूत्रास की, जो कि बात करता है कि वर्ण बेसिस पर डिसीजन होगा। तो डेफिनेटली ये जो बातें हैं जो अशोका के टाइम में हो रही हैं, दिस इज नॉट समथिंग जो ब्राह्मणिकल रिलीजन को पसंद आएगा, राइट। इनफैक्ट दैट इज द रीजन वी विल ऑब्जर्व कि अराउंड 185 BC कहानी चालू करी थी हम लोगों ने 321 से 324 के आसपास, राइट, विद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। नाउ आखिरी राजा थे उस समय बृहद्रथ।
और वो अपनी ही सेना का इंस्पेक्शन कर रहे थे, अपने ही राज्य में है भाई, कहीं बाहर भी नहीं गए, कोई युद्ध नहीं हो रहा। अब उन्हीं के कमांडर हैं सुंगा। राइट नाउ सुंगा इट इज पुष्यमित्र सुंगा, है ना, सॉरी, पुष्यमित्र सुंगा। तो इन्हीं के कमांडर हैं, इन्हीं के सेनापति हैं पुष्यमित्र सुंगा। तो 185 बीसी में ही विल असैसिनेट बृहद्रथ, और यहां से जो एम्पायर चालू हो रही है, ये एम्पायर है आपकी सुंगा एम्पायर। तो आफ्टर अशोका अगर हम देखें, आफ्टर बेसिकली मौर्याज अगर हम देखें, तो दिस इज मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एरा। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एरा है आफ्टर 200, इस एरा में हमको दिखाई देगा कि एक तरफ सुंगास है, राइट, सुंगास का राज्य है, और दूसरी तरफ हमने बात करी थी सतवाहनास आएंगे, सतवाहनास, ये दोनों ही ब्राह्मणिकल है। सुंगास भी ब्राह्मण है, सतवाहनास भी क्लेम करते हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं, और सुंगास को हटा के बाद में कनवास आएंगे, और कनवास भी ब्राह्मण, ही वासुदेव कनवा फाउंडर, बाद में देखेंगे, अभी परेशान मत हो। तो सुंगास, कनवास, सतवाहनास सारे ही ब्राह्मण हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणिकल रिएक्शन वाली जो बात है वो सही लगती है। प्लस जो है ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो जब पुष्यमित्र सुंगा का राज्य होगा, तो अंडर सुंगास, अंडर पुष्यमित्र, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को परसिक्यूट किया जाएगा, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा जाएगा, परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, राइट, है ना। अगेन डिबेट भी है इस पे कि नहीं ऐसा कोई ब्राह्मणिकल रिएक्शन नहीं रहा होगा, राइट, है ना, जो ऐसा हिस्टोरियंस को लगता है, बट अगेन ठीक है, आर शर्मा जी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, कह देते हैं, राइट, है ना, आप लिख लीजिएगा। चलिए ओके, सेकेंड पॉइंट इज कि हाँ क्यों डिक्लाइन हुआ, आगे बढ़े। तो सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। आई डोंट थिंक इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जितनी हैवी ब्यूरोक्रेसी है और जितनी बड़ी आर्मी हायर कर दी है, इतना पैसा हमेशा सस्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं। तो जब तक अशोका थे, राइट, है ना, तो जब तक अशोका थे तो रफली टिल 232 बीसी, तो जहां तक अशोक है तो 232 तक अशोक थे, राइट। अशोका के जाते ही ये डिक्लाइन हो गया। जो आपकी इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होने लगेगी, एम्पायर डिक्लाइन होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी, है ना। जैसे ही अशोका जाएंगे तो लोग फ्री होने लगेंगे। अब एम्पायर पता चला इतनी से ही बची, राइट, है ना, बाकी लोग फ्री हो गए, खाली कोर पार्ट रह गया। तो नाउ तो इट वाज ओनली टिल अशोका जहां तक पीक है, और फिर डिक्लाइन। तो खैर, तो फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये जो एम्पायर है इस इकोनॉमी के साथ, इस खर्चे के साथ जो है एक्सपैंड या फिर जो है सस्टेन नहीं कर सकती, और ये डिक्लाइन होना ही होना है। दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, चाहे आप आर्मी की बात कर लीजिए, हमने ऑलरेडी बात करी, आर्मी पे खर्चा है, ब्यूरोक्रेसी पे खर्चा है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह है, प्लस अभी हमने देखा दान वगैरह बहुत हो रहा है, डोनेशन, तो इन सब में खर्चा अच्छा खासा है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी विल फाइंड कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेसिव रूल, स्पेशली इन दी प्रोविंसेस, राइट, प्रोविंसेस में उतनी दूर आपने ऑफिसर को भेज दिया है तक्षशिला में, राइट, तक्षशिला में भेज दिया है। तो अब तक्षशिला में क्या है कि जो है पाटलिपुत्र से तक्षशिला कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, तो वहां जो ऑफिसर गया है वो मन मर्जी करप्शन कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, पैसा ले रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, और पैसा दो और पैसा दो। तो देयर इज लॉट ऑफ करप्शन, जिन पे बात आती है दुष्ट मत्यास की, राइट, करप्ट ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर जो कि दुष्ट हैं, दुष्ट मत्यास। तो दुष्ट मत्यास की बात हमें दिखाई देती है। तो ऐसा एग्जाम्पल पहला भी है कि हाँ, बिंदुसारा के टाइम में तक्षशिला के जो है रेन में, तक्षशिला की साइड हमको ऐसा करप्शन दिखाई देता था। तो यानी कि इस तरह का रूल या फिर प्रोविंसेस का जो ऑपरेसिव रूल है, क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Another thing is spread of knowledge. Spread of knowledge. तो याद करो, हम लोग बात कर रहे थे कि मगध का राइज क्यों हुआ, राइट, कि हाँ भाई उसके पास स्टील है, उसके पास हाथी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी चीजें हैं जो उसी के पास है। बट जब मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया पे राज्य क्रिएट कर देगी, तो ये जो भी जानकारी है, स्पेशली जो आयरन और स्टील की जानकारी है, अभी पूरी इंडिया में सबके पास हो गई है ना, हर कोई आयरन वायरन बनाने लग जाएगा।
तो अब जो यू कैन से स्पेशल पावर सुपर पावर किसी जमाने में हुआ करती थी, अब वो स्पेशल पावर सुपर पावर नहीं रही। तो इस स्प्रेड ऑफ नॉलेज की वजह से जो एडवांटेज किसी जमाने में जो है जो है मगध को या फिर जो है मौर्यन एम्पायर को था इनिशियल स्टेज में, वो आगे जाके एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, सो दिस इज अनदर फैक्टर कि हाँ जो है ये रूल डिक्लाइन करेगा। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में समझते हैं थोड़ा सा इसको। राइट, तो हम बात कर रहे थे कि नई किंगडम्स क्रिएट हो रही, तो सुंगा एम्पायर की बात कर रहे थे, सतवाहनास की बात कर रहे थे। राइट, दीज आर ब्राह्मणिकल इन नेचर। राइट, ब्राह्मण से प्लस हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे थे कि बड़ी आर्मी है, ऑपरेसिव रूल की बात कर रहे थे। इसी ऑपरेसिव रूल के चक्कर में अशोका क्या करते थे, अशोका ऑफिसर को रोटेट करते थे कि एक ऑफिसर यहाँ पोस्टेड है, 2 साल बाद उसको भेज देंगे यहाँ, 3 साल बाद उसको भेज देंगे यहाँ। राइट, ताकि कोई भी ऐसा सेट ना हो जाए और पैसा ना कमाए। प्लस एक और चीज फेमस है कि अशोका एक बार निकले थे बड़े लंबे पिलग्रिमेज पे, कि 256 नाइट का पिलग्रिमेज, टेक्निकली ऑडिट टूर था ये, कि हर जगह जाके चेक करें। राइट, तो करप्शन ऑपरेशन क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है? यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑपरेसिव रूल। प्लस न्यू नॉलेज, हमने समझा कि हाँ न्यू नॉलेज इन द आउटराइंग एरियाज, यहाँ वो नॉलेज जो था डिसमिनेट हो चुका है, अब ऐसा कोई एडवांटेज नहीं रहा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर लास्ट पॉइंट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब हो क्या रहा है कि सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो यहां पे ट्राइब्स हैं, यहां पे देखो ट्राइब्स हैं जैसे कि साइथियंस, तो यहां सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं। अब जब आपस में लड़ रही हैं तो पुश कर रही है, चाइना की तरफ भी पुश कर रही है। तो चाइना में उस समय थे शाह हुआंगती, ही वाज स्मार्ट। राइट, चाइना थोड़ा इधर बना देते, शाह हुआंगती, तो ही वाज स्मार्ट। इन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, हम ऐसा एक बना देते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इन्होंने 220 बीसी में, 220 बीसी इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी कि भाई ये जो भी लड़ाई झगड़ा यहां पे सेंट्रल एशिया में हो रहा है ट्राइब्स के बीच में, हमारी तरफ मत आना, इस साइड मत आना। तो ये रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया, चाइना का रास्ता ब्लॉक हो गया। बट हमारी साइड अशोका या फिर कोई भी राजा इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया कि हाँ हमें ब्लॉक करना है, रोकना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दैट इज द रीजन कि ये जो है ये पुश करेंगे, जो है इधर पार्थियंस बैठे हुए हैं, राइट, बाक्ट्रिया बैठा हुआ है, यहाँ पे ग्रीक्स बैठे हुए हैं, तो ये इनको पुश करेंगे एंड बाक्ट्रियंस टेक्निकली बाक्ट्रियंस विल पुश टुवर्ड्स इंडिया और इन्वेड कर देंगे इन 206 बीसी। तो कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ जो है फाइनली बाक्ट्रियंस आर द फर्स्ट वन, डिटेल में बात करेंगे यहाँ की। बाक्ट्रियंस आर द फर्स्ट वन हु आर इन्वेडिंग इंडिया। तो इस साइड से जो इन्वेजन हो रहा है, जैसे मैप में भी आप देखो तो मैप में आपको दिखेगा कि हाँ इनिशियल स्टेज में इस साइड बाक्ट्रियंस है, दे विल इन्वेड, राइट, दे विल कम इनटू इंडिया। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट एम्पायर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, राइट, इस साइड से, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इधर हमने ओपन छोड़ा हुआ है, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है, लेकिन इस साइड कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई दीवार नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई फोर्ट नहीं है, कोई इसे रोकने वाला नहीं। तो ये हमारा एक वल्नरेबल एरिया है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वहां से अभी अगले 500 साल तक, आप समझिए अगले 500 साल तक ये एरिया इन्वेडेड ही रहेगा। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट मौर्यन एम्पायर। राइट, हमने बात करी मौर्यन एम्पायर की, या तो मौर्यन एम्पायर का हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन जो है बाकी तो हमने बात करी साइथियंस की, पार्थियंस, शाकास, राइट, ग्रीक्स। राइट, इसको डिटेल में देखेंगे जब हम बात करेंगे आगे। तो फिलहाल सो जो है ऑलरेडी हमने पुष्यमित्र, सुंगा एंड ऑल की हमने बात कर ली थी। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट, तो हमने समझा कि हाँ क्यों डिक्लाइन हो गया, हमने मेन कारण समझे सारे कि हाँ इन कारणों से डिक्लाइन हो गया। नाउ अगेन फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैंने देखा है कि हाँ भाई सवाल आ रहे हैं, भाई मेंस के सवाल भी यहाँ से आ ही सकते हैं, पॉसिबल है। तो कुछ सवाल जो है ट्राई करिए। एक तो डिस्क्राइब द मॉडर्न कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर, राइट, एक ये ट्राई करिए। दूसरा, describe the development of material culture during the modern period. How did the empire help the spread of material culture to different parts of the country? Important है, ऐसा सवाल बहुत बढ़िया सवाल बनेगा, यूपीएससी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। बाकी एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई सम एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज। राइट, एक ही सवाल ट्राई करिए, दिस इज अगेन रिलेटेड टू बराबर केव्स, राइट, है ना, ट्राई करिए इसको आंसर करने का। सेकंड जो है एक सवाल अर्थशास्त्र वाला सवाल है। राइट, लेट मी हैंडल दिस क्वेश्चन क्योंकि आप पूछोगे डाउट में। तो नाउ
तो एक पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कहते हैं कि हाँ अ पर्सन, तो सवाल पढ़ते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, राइट। तो यही सवाल पूछा था, इससे हम इसमें डिटेल में गए थे, दोबारा ऐसा कुछ सेव रिलेटेड आ सकता है। तो अ पर्सन कुड बी सेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। हमें समझ में आया कि किसी भी पर्सन को, आर्य को आप जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू स्लेवरी, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 ही तरीके से स्लेव बन सकते हैं। दूसरा, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री, हमें याद आया, हाँ ये बात तो सही है, राइट है ना, कि हाँ भाई ये तो वेलफेयर का पार्ट है, होना चाहिए। थर्ड, इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन, होना चाहिए, राइट। एज पर द वेलफेयर विल रियलाइज कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए, सही है, राइट। तो 2 and 3 आर करेक्ट, तो 2 and 3 आर करेक्ट, और जो है इसे टिक करके आप निकल सकते हैं। चलिए, सो थैंक्स लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज डू स्टडी, राइट है ना, जो है anyway team is working on some discussion, right, so we'll get back on that, but आपके कमेंट्स के हिसाब से कह रहा हूँ, बट हाँ अभी कुछ मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा। तो anyway जो है जैसा भी होगा टीम आपको बताएगी, और फिलहाल जो है बाकी आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, एंड पढ़ते रहिए प्लीज़। मॉडर्न वाली जो सीरीज़ है कंप्लीट करिए, दो आपके सब्जेक्ट एक साथ खत्म हो जाएंगे, तो इट विल बी सुपर हेल्पफुल, राइट। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।